स्टोरी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो खून से लथपथ है और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। वो सोच रहा था कि वो कितनी दूर आ चुके हैं। आसमान से उन पर लेज़र बीम्स की बारिश हो रही थी। उसके मन में बस एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद, सिर्फ शायद वो दुश्मन को हरा सकें। लेकिन तभी अचानक किसी चीज़ ने उसके सीने में वार किया। वो एकदम सुन्न हो गया। उसे ये एहसास करने में थोड़ा समय लगा कि अब उसके सीने में एक छेद हो चुका है। वो अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया। तब उसे समझ आया कि ये एक फ्रीकिंग डेडली ब्लो था। तभी उसे एक ख्याल आया कि वो बिना कुछ किए ही ऐसे दम तोड़ देगा। उसकी धुंधली आंखें सामने की तरफ देख रही थीं। वो उस उड़ने वाले ह्यूमनॉइड क्रीचर को देख रहा था जो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे लिक्विडेटर कहा जाता है। एक दिन ये अनजान बीइंग अचानक सामने आया और उसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर दिया। इंसानियत को बचाने के लिए इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया था। इसका फर्स्ट मेंबर वो आदमी था जो एक बहुत बड़े मीटियर स्ट्राइक से बिना किसी खरोंच के बच गया था, और वो भी सिर्फ एक शील्ड का इस्तेमाल करके। इसी वजह से लोग उसे दुनिया की रक्षा करने वाली ढाल ब्रायन मिलिए कहते थे। वहाँ एक महान सेज भी थी जिसके पास एक पूरी डिवीजन के बराबर पावर थी। वो है ग्रेट सेज बेला ऑलब्राइट। इसके साथ ही वहाँ एक आर्चर भी था जिसने एक हाई लेवल ड्रैगन को एक ही शॉट में ढेर कर दिया था। उसका नाम जेकब ब्लूमफील्ड है, जिसे डिवाइन आर्चर कहा जाता है। फिर वहाँ अब तक का सबसे तगड़ा सॉर्ड्समैन सॉर्ड सेंट एमी वाइट थी। और फिर वहाँ वो लोग थे जिन्हें सपोर्ट यूनिट कहा जाता था। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। मौत के करीब खड़ा वो आदमी, हमारा एमसी, एक स्मॉल सोल्जर ग्रेली था। उसे लगता है कि वो लोग सिर्फ सैक्रिफिशियल पॉन्स, यानी बलि के बकरे हैं। उसने उन एलीट ग्रुप्स की लड़ाई देखी और सोचा कि वो सच में एक अलग ही लेवल पर हैं। वो जानता था कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के ग्रेजुएट्स बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनके बीच का गैप इतना ज़्यादा होगा। उन एलीट्स ने ऐसे अटैक्स किए जो लिक्विडेटर को जाकर लगे। इसे देखकर उसे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो खुद से सवाल कर रहा था कि क्या सपोर्ट यूनिट के वहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। एमी ने लिक्विडेटर के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। उसने बहुत तेज़ मूवमेंट्स के साथ उसे स्टैब करने की कोशिश की। ग्रे अपने दांत पीसता है। इतनी मेहनत के बाद भी इतना बड़ा अंतर देखना उसके लिए बहुत दर्दनाक था, इतना कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिक्विडेटर बड़ी चालाकी से उन ब्लेड से बचता रहा, जब तक कि एक ब्लेड ने उसे हल्का सा खरोंच नहीं दिया। वो इस बात से इम्प्रेस्ड हुआ कि एमी उसे चोट पहुंचाने में कामयाब रही, इसलिए अब वो सीरियस हो गया। उसने एक बहुत तेज स्ट्राइक की, जिससे उस एलीट की बॉडी बड़ी सफाई से दो टुकड़ों में कट गई। जैसे ही शरीर से खून की धार निकली, वो गिर पड़े। ग्रे की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। लिक्विडेटर ने अब अपना असली स्किल दिखाया, क्योंकि उसका खेल अब खत्म हो चुका था। ग्रे को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उन्हें एक ही वार में खत्म कर दिया। उसे समझ आया कि वो अब तक बस खेल रहा था। ये मानना बहुत दुखद था कि उनके जीतने का कोई चांस नहीं था। वो अपने खून के तालाब में लेटा हुआ था, लेकिन वो अभी भी होश में था। उसके दिल के पार वार हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए वो सोच में पड़ गया कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। जब उसका खून टपका तो कोई बहुत धीमी आवाज़ में बोला, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। खून की वो बूंद एक छोटी रोशनी में बदल गई, और धीरे धीरे वो एक मैसेज बन गई। ग्रे को आगे आने के लिए कहा गया, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी पावर है। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो हैरान था। जब उसने अपने आसपास देखा तो वो कई पत्थर के स्ट्रक्चर वाली एक अंधेरी जगह थी, इसलिए उसने पूछा कि वो कहाँ है। उसे लगा कि शायद ये आफ्टर लाइफ है, हालांकि ये काफ़ी सूनी जगह थी। इसके अलावा उसने देखा कि कोई एक थ्रोन पर बैठा हुआ है। काले कपड़े, सींग, माथे को ढकने वाला एक पर्दा और सीने पर एक सुनहरे निशान के साथ वो व्यक्ति किसी भगवान जैसा लग रहा था। उसका चेहरा बहुत शांत और सीरियस था। उस रहस्यमयी प्राणी ने उससे बात की और कहा कि वो मरा नहीं है, और उसे बताया कि उसके शरीर के घाव पहले ही भर चुके हैं। तभी ग्रे के मन में कुछ आया। एक स्क्रीन पर उसका जख्मी शरीर दिखाया गया। उसने पूछा कि क्या उसने उसे ठीक किया है। उसने जवाब दिया कि वो उसने नहीं किया, बल्कि ये ग्रे की खुद की पावर थी। इससे ग्रे कंफ्यूज हो गया। वो रहस्यमयी प्राणी उसे ये समझा नहीं सका, क्योंकि वो खुद भी ग्रे की पावर को ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने गारंटी दी कि उसकी पावर लिक्विडेटर की पावर से कहीं ज़्यादा है, पर तभी जब वो उसे सही से कंट्रोल कर सके। ग्रे ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वो युद्ध जीत सकते हैं। उसने जवाब दिया कि वो नहीं जानता और अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी उसे लगता है कि उन्हें लिक्विडेटर से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। इसीलिए वो खड़ा हुआ और उसने ग्रे के सीने में वार किया ताकि वो जा सके। तभी एक चमकती हुई नीली रोशनी दिखाई दी। ग्रे के सीने पर एक मैजिक सर्कल उभर आया। उस आवाज़ ने ऐलान किया कि वो उसे अपनी पावर उधार दे रहा है। आखिरकार
ग्रे अपनी खून से सनी लाश पर दोबारा जाग गया। उसने अपनी सॉर्ड उठाई। तलवार की नोक डार्क एनर्जी से ढकी हुई थी। उसे बताया गया कि ये उसकी अपनी शक्ति है। उस रहस्यमयी प्राणी ने उसे बताया कि उसकी पावर ऐसी चीज नहीं है जो आंखों से देखी जा सके। ग्रे समझ गया। तभी लिक्विडेटर ने उसे नोटिस किया। बिना किसी हेजिटेशन के ग्रे ने लिक्विडेटर पर हमला कर दिया। उसने उसका चेहरा देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी भी कोई ताकतवर इंसान बचा हुआ है। उसके सीने पर खरोंच आ गई थी। ग्रे को एहसास हुआ कि उसके अटैक ने कुछ डैमेज पहुंचाया है। उसने फिर से चार्ज किया। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी पावर उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन लिक्विडेटर ने उसे चेतावनी दी कि उसे हल्के में न ले। अगली चीज जो ग्रे को पता चली वो चौंकाने वाली थी। जो हुआ उसे समझने में उसे थोड़ा वक्त लगा। उसका शरीर दो हिस्सों में कट चुका था। केवल उसका निचला हिस्सा बचा था और वहां से खून किसी फाउंटेन की तरह निकल रहा था। लिक्विडेटर ने उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर करने के लिए उसकी तारीफ की। उसका शरीर एक ब्लैक फ्लेम जैसा था। उसने अपनी विशाल काली तलवार उठाई। लिक्विडेटर कंफ्यूज था। उसने तुरंत अपने चारों ओर एक बैरियर बना लिया। उसके चेहरे के बाईं ओर से काली लौ बुझ गई और वहां से ग्रे को पहचाना जा सकता था। लिक्विडेटर ने पूछा कि क्या वो सच में इंसान है। ग्रे ने उसे घूर कर देखा। फिर उसने उस पर हमला किया। उसकी तलवार बैरियर से टकराई। वो उसे तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी लिक्विडेटर ने कुछ नोटिस किया। उसका बैरियर टूट गया और तलवार ने उसे काट दिया। उसने फिर से पूछा कि क्या वो सच में इंसान है। ग्रे ने जवाब दिया कि वो भी यही सोच रहा था। फिर उसने एक कदम बढ़ाया। ग्रे ने माना कि लिक्विडेटर की ताकत कोई मजाक नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी जिंदा होगा। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। लिक्विडेटर उसके पास आया और विस्पर करते हुए कहा कि वो उसे तब तक कुचलता रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन ग्रे ने पहले हमला कर दिया। लिक्विडेटर कट गया और उसका पीला खून हर तरफ बिखर गया। उसने उसे एक मॉन्स्टर कहा, लेकिन वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। उसके शरीर के चारों ओर रोशनी भर गई क्योंकि वो और ज्यादा पावर जमा कर रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और एक मैजिक सर्कल दिखाई दिया। उसने कहा कि वक्त खत्म हो गया है। हमारे एमसी ने अपनी बड़ी तलवार थाम ली और लिक्विडेटर की अगली चाल का इंतजार करने लगा। ग्रे हैरान था कि अचानक रात कैसे हो गई, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वो उसके पीछे चला गया। उसने उसकी गर्दन काटने के बारे में सोचा, लेकिन उसकी तलवार उसके बैरियर ने रोक दी। ये देखकर वो दंग रह गया। लिक्विडेटर ने उसे बताया कि ये सब बेकार है, क्योंकि प्लेन ऑफ ट्रू डस्क के अंदर कोई भी चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वो अपनी फालतू की कोशिशें बंद करे और सितारों को देखे। ग्रे की आंखें फटी रह गईं। उसकी आंखों में वो सितारा चमक रहा था। वो बड़ा होता गया और उसकी आंखों में तेज रोशनी भरने लगी। लिक्विडेटर कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है। ये सूरज की तरह था। और अचानक वो आसमान से नीचे गिरा। उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक था। वो टूटते सितारे ने जमीन पर एक गड्ढा बना दिया और हमारा एमसी कहीं नहीं मिला। लिक्विडेटर को लगा कि अगर वो पूरी तरह धूल में मिल गया है तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन वो तब हैरान रह गया जब एक पोर्टल बनने लगा और वो एक बड़ा मैजिक सर्कल बन गया। तभी कोई बोला, जिसने वहां मौजूद भारी मात्रा में पावर को पहचाना। उसे उम्मीद थी कि ये उसे वापस ले जाने के लिए काफी है। लिक्विडेटर ने पहचान लिया कि वो क्रोनोस था। क्रोनोस ने उस महान शक्ति वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या वो उसे सुन सकता है, और चूंकि उसने अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए उसने उसे पास्ट में भेजने का फैसला किया। लिक्विडेटर ने क्रोनोस को बुरा भला कहा। क्रोनोस ने ग्रे से कहा कि ये सब वो उसके लिए बस इतना ही कर सकता है। जादुई घड़ी टिक टिक करने लगी। गिनती पीछे की तरफ शुरू हुई। जब वो एक पर पहुंची तो उसने उससे कहा कि वो दुनिया की किस्मत उसे सौंप रहा है। इसी के साथ ग्रे घास पर लेटे हुए एक छोटी सी नींद से जागा। वो कंफ्यूज था कि वो कहाँ है। हमारा एमसी एक मैदान के बीच में उठा। आसमान साफ था और घास हरी थी। फिर उसने अपनी दाईं ओर देखा और पहचान लिया कि वो उसका अपना गांव रेनाटो विलेज था। वो चकित था क्योंकि वो वहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो 15 साल पहले तबाह हो चुका था। फिर उसे याद आया कि उसे पास्ट में वापस भेजने की बात हुई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हो गया। उसने अपने हाथ का सहारा लिया, लेकिन उसे अपना जख्म दिखा। उस समय उसे बेल्डर और बाकी लोग परेशान किया करते थे। इस बार उसने खुद से कहा कि वो इन जैसे लोगों से नहीं पिटेगा। लेकिन वो जानता था कि वो लोग ताकतवर थे और वो उन्हें नहीं हरा सकता था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा कि लिक्विडेटर को हराना बस एक सपना था। उसने सोचा
कि जब वो थोड़ा और ताकतवर हो जाएगा तब उनसे निपटेगा, क्योंकि वो चोट नहीं खाना चाहता था। लेकिन जंगल में चलते समय बदकिस्मती से उसका सामना उनसे हो गया। उनका लीडर बेल्डर था, जो सबसे बड़ा बुली था। वो कमीना 3 और लड़कों के साथ था। उसने ग्रे से कहा कि वो उसे ढूंढ रहा था और उसे ढूंढने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। ग्रे एकदम सावधान था। बेल्डर ने उसके सामने एक तलवार फेंकी और उसे उठाने को कहा। वो एकदम अनजान सा लगा, इसलिए बेल्डर ने उसे डांटा कि वो पागल बनने का नाटक न करे। वो एक मॉक बैटल करना चाहता था। ग्रे ने मना कर दिया और कहा कि उसका जख्म अभी भरा नहीं है। उसने उसे बुलाने के लिए शुक्रिया कहा और बताया कि जब तक उसका घाव ठीक नहीं होता वो हिस्सा नहीं ले सकता। बेल्डर ने जवाब दिया कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लेड ब्लंट है। ग्रे ने कहा कि तलवार चाहे कितनी भी ब्लंट क्यों ना हो, वो फिर भी लोहे का एक टुकड़ा है और गलत जगह लगने पर किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। बेल्डर उस पर चिल्लाया कि अपना मुंह बंद रखे। उसने उससे कहा कि उसे मना करने का कोई हक नहीं है, और अगर उसे तलवारें पसंद नहीं हैं तो उसने उसे बेवकूफ़ कहा और बोला कि वो बिना हथियार के लड़ सकता है। बेल्डर तुरंत आगे बढ़ा। ग्रे अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो उसे निहत्थे होने पर भी पीटना चाहता था। अब उसे नहीं लग रहा था कि उसका इरादा वाकई एक मॉक बैटल का था। उसे याद आया कि वापस भेजे जाने से पहले मिलिट्री डॉक्टर ने उससे क्या कहा था। डॉक्टर ने बताया था कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप में सुधार न होने की वजह बचपन में लगी एक चोट थी, और इस पर सोचते हुए वो कह सकता था कि यहीं से उसकी एक लूज़र वाली ज़िंदगी शुरू हुई थी। वो बेल्डर के हमले से बचने के लिए एक तरफ हट गया। इससे वो कंफ्यूज हो गया। बेल्डर ने चिढ़कर आवाज़ निकाली, जबकि ग्रे ये सोच रहा था कि क्या बेल्डर के वार हमेशा से इतने स्लो थे। वो एक और हमले से बचने के लिए नीचे झुक गया। वो दोनों एक डांस जैसी मोशन में आ गए, जहां बेल्डर हमला करता और वो उससे बच निकलता। उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए नहीं था कि बेल्डर स्लो था। बेल्डर चिढ़ गया कि वो उसे मार नहीं पा रहा है। तलवार ग्रे के चेहरे से बस 1 इंच दूर थी, लेकिन वो तेजी से हटा और उनके बीच का गैप कम कर दी। उसे समझ आया कि सही जवाब ये था कि वो खुद बहुत तेज हो गया है। बाकी तीनों लड़के उसकी ये चाल देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया है। वो तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ा। वो जानता था कि शायद उसके पास अब वो शरीर नहीं है जो पहले हुआ करता था, लेकिन उसके पास उन लड़ाइयों की यादें थीं जो वो लड़ चुका था। बेल्डर ने उस पर वार करने के लिए छलांग लगाई। हमला पीछे से हो रहा था, फिर भी उसने अपने बिना जख्मी वाले हाथ से तलवार घुमाकर उसे बड़ी चतुराई से रोक दिया। बेल्डर को चोट लगी और उसके मुंह से एक कराह निकली। ग्रे ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना वार उसे गिराने के लिए काफ़ी होगा। उसे लगा कि क्या ऐसे एमेचर से लड़ना सही भी है, पर उसने सोचा कि ये बंदा रहम के लायक नहीं है। उसने खुद को समझाया कि ये वही कचरा लोग हैं जिन्होंने उसे तब परेशान किया था जब वो लड़ नहीं सकता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। उसने हमला किया जिससे बेल्डर के हाथ से तलवार छूट गई। बेल्डर जोर से चिल्लाया। उसे इतनी आसानी से तलवार छोड़ते देख ग्रे समझ गया कि वो एक एमेचर से भी गया गुजरा है। उसने उससे कहा कि शायद उसे तलवार का वार झेलने की ट्रेनिंग नहीं मिली है। हमारा एमसी बेल्डर के सामने आया और उससे कहा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अपनी तलवार थामते हुए उसने वही बात दोहराई कि जब तक तलवार ब्लंट है तब तक किसी को पीटना पूरी तरह से सेफ है। बेल्डर को चोट लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके कंधे से खून बहने लगा है। जब उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़े तो वो जोर जोर से रोने लगा और घुटनों के बल गिर गया। ग्रे को उम्मीद नहीं थी कि तलवार ब्लंट नहीं होगी, लेकिन जब उसने चेक किया तो वो पूरी तरह से ब्लंट थी। अगर ये एक तेज तलवार होती तो बेल्डर शायद मारा जाता। उसने उनकी तरफ गुस्से से देखा और मारना जारी रखा। बेल्डर की नाक पर चोट लगी। वो खून से लथपथ होकर पीछे की तरफ गिर गया। ग्रे ने तलवार के ब्लंट हिस्से का ही इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो बेल्डर के ऊपर खड़ा हुआ और पूछा कि वो इतना चिल्ला क्यों रहा है। उसे चिल्लाने का कोई हक नहीं है जब वो खुद कह रहा था कि ब्लंट तलवार सेफ होती है। वो उसकी तरफ शैतानी अंदाज में मुस्कुराया। बेल्डर अब डरने लगा था। वो उन तीनों लड़कों पर चिल्लाया कि वहां खड़े मत रहो और आकर इसे मारो। वो तीनों डरे हुए थे क्योंकि ग्रे अचानक इतना स्ट्रांग हो गया था। उनमें से एक ने आइडिया दिया कि वो पीछे से एक साथ हमला करेंगे। उन्होंने उसे घेर लिया। ग्रे ने उनसे पूछा कि क्या वो एक और राउंड चाहते हैं। बेल्डर ने उन तीनों को उसे जान से मारने का ऑर्डर दिया। ग्रे ने कहा कि वो ये सब अनदेखा करने वाला था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया है। जंगल में सच में काफ़ी शोर मचा। अंत में वो चारों बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके सिर पर बड़े बड़े गुमड़े निकल आए और वो अपनी आंखें तक मुश्किल से खोल पा रहे थे।
वो बेचारे अपने घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़ लिए। ग्रे को याद आया कि वो पहले इन लोगों से कितना डरता था। उसने उनसे पूछा कि क्या वो सीरियस स्वॉर्ड्समैनशिप डोजो से हैं? बेल्डर ने जवाब दिया कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। उनमें से एक ने कहा कि उन्हें लगा कि वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए वो आजकल वहां नहीं जा रहे थे। अपने मन में ग्रे ने उनके स्ट्रांग होने के मतलब पर सवाल उठाया। उसे समझ आया कि उसे उस डोजो से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी वो जानता था कि ये उसके काम आ सकता है। वो उस डोजो में शामिल होना चाहता था क्योंकि वहां सिर्फ रेफरल से ही एंट्री मिलती थी। बेल्डर ने उससे कहा कि वो किसी और से पूछ ले, क्योंकि अगर उसने अपने मास्टर को बताया कि वो हार गया है तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। ग्रे ने बेल्डर के सामने अपनी तलवार घुमाई और इशारा दिया कि वो अपनी पिटाई जारी रख सकते हैं। जाहिर है, बेल्डर डर गया। वो चिल्लाते हुए भागा कि डोजो उस तरफ है। सब हैरान थे कि वो कितना तेज भाग रहा था। उन तीनों ने उसे आवाज़ दी कि उन्हें छोड़कर मत जाओ। जल्द ही वो शहर में दाखिल हुए। बेल्डर ने उससे पूछा कि वो डोजो में क्यों जाना चाहता है। उसने बताया कि डोजो के पास एकेडमी के लिए एक रिकमेंडेशन स्लॉट होता है। बेल्डर ने कन्फर्म किया कि उसने भी ऐसा कुछ सुना है। हमारे एमसी ने जवाब दिया कि यही वजह है कि वो वहां जाना चाहता है। एक चेले ने कहा कि ग्रे तो बिना एकेडमी जाए ही काफ़ी स्ट्रांग है। ग्रे ने कहा कि काश ये काफ़ी होता, लेकिन वो जानता था कि दुनिया की सबसे स्ट्रांग टीम भी लिक्विडेटर का मुकाबला नहीं कर पाई थी, और जब उसने क्रोनोस की पावर का इस्तेमाल किया तब भी वो उसे एक खरोंच तक नहीं दे पाया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उस चीज़ को हराने के लिए उसे कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ सुराग थे। बेल्डर ने डोजो की तरफ इशारा किया और उसने सिर हिलाया। जिस पल उसकी लिक्विडेटर से भिड़ंत हुई थी, उसे एक सेकंड के लिए महसूस हुआ था कि वो उस डार्क पावर को कंट्रोल कर पा रहा है, और उस वक्त उसका पूरा फोकस उसी स्वॉर्ड्समैनशिप पर था जो उसे स्वॉर्ड सेंट ने सिखाई थी। उसने सोचा कि अगर उसने स्वॉर्ड सेंट जैसी कंडीशंस में ट्रेनिंग की होती तो शायद उस लड़ाई का नतीजा कुछ और होता। वो जानता था कि इसीलिए क्रोनोस ने उसे यहाँ भेजा है। आखिरकार वो डोजो पहुंच गए और वहां की महिला ने उनकी बातें सुन लीं। वो कंफर्म करना चाहती थी कि क्या इन बदतमीज़ों ने एक आम इंसान को परेशान करने की कोशिश की, और वो भी उस स्वॉर्ड्समैनशिप से जो उन्होंने उससे सीखी थी, और अंत में उनकी खुद की धुलाई हो गई। ये महिला स्वॉर्ड्समैनशिप डोजो की इंस्ट्रक्टर सारिया थी। बेल्डर ने सफाई देने की कोशिश की कि वो उसे परेशान नहीं कर रहे थे, ये तो एक मॉक बैटल था। उसने उसे इतनी जोर से मारा कि वो उड़कर सीधे दीवार से जा टकराया। बाकी तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो डर के मारे कांपने लगे। वो जानती थी कि वो बहाने बना रहा है। उसने उनसे कहा कि अगर निहत्थे इंसान को पीटना मॉक बैटल है तो जो उसने अभी किया वो भी एक मॉक बैटल ही था। उसने अपनी तलवार उसकी आंखों के सामने तान दी और उन्हें वहां से जाने और कभी वापस न आने को कहा। उसने कहा कि आज से वो इस डोजो के स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। वो सब जी हाँ कहकर वहां से भाग खड़े हुए। वो ग्रे के सामने बैठी और माफ़ी मांगी। उसने माना कि उसके पुराने स्टूडेंट्स ने उसे काफ़ी परेशान किया। उसने जवाब दिया कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है। उसने शुक्रिया कहा और फिर ये बात छेड़ी कि वो एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन चाहता है। वो बेल्डर और उन लड़कों की वजह से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन रिकमेंडेशन लेटर लिखने से पहले उसे उसकी काबिलियत चेक करनी थी। उसने उसे एक लकड़ी की तलवार, वुडन सॉर्ड दी। ग्रे ने उसे ले लिया। उसने कहा कि पहला वार वो कर सकता है, और जब वो तैयार हो तो हमला करे। उसने उस पर हमला करना शुरू किया। डोजो इंस्ट्रक्टर उसकी चालों को परखने लगी। वो देख सकती थी कि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप काफ़ी प्रैक्टिकल है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ग्रे पहले भी अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ चुका हो। उसने हमला किया और ग्रे ने उसे रोक दिया। उसे समझ आ गया कि बेल्डर और बाकी लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। वो भाप गई कि उसका स्टाइल ज़्यादातर सेल्फ टॉट है, लेकिन कभी कभी उसकी तलवारबाजी वैसी ही लगती थी जैसी एकेडमी में सिखाई जाती है। वो इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी कि उसे किसने सिखाया है। उसने माना कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप अभी कच्ची है, लेकिन उसमें टैलेंट है, इसलिए वो उसे एक तराशा हुआ हीरा कह सकती है। अब मैच खत्म करने का वक्त था। उसने हमला किया और ग्रे ने भी वार करने की कोशिश की। उनकी तलवारें टकराईं। वो फिर से भिड़े। उसे अजीब लगा कि ग्रे बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा था और वो उसका मुकाबला कर पा रहा था। वो बस उसकी स्किल्स टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन अब उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी, और उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वो डर था। ग्रे ने उसे डरा दिया था। उसने अपनी तलवार इतनी जोर से घुमाई कि उसे पीछे हटना पड़ा। उस पॉइंट पर उसे ग्रे की कमजोरी दिखी। उसने मौके का फायदा उठाकर हमला किया और मैच वहीं खत्म करने का फैसला किया, लेकिन वो हक्की बक्की रह गई। सारिया की तलवार 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। ये देखकर ग्रे भी हैरान रह गया।
ये इसलिए था क्योंकि उसने वही पुरानी फीलिंग महसूस की थी जिससे उसे लगा कि उसके पास अभी भी वो पावर है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। उसके शरीर में इतना तेज दर्द हुआ कि वो घुटनों के बल गिर पड़ा। सारिया ने फिक्र जताते हुए पूछा कि क्या हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर उस पावर को झेल नहीं पा रहा है। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो खड़ा हुआ और बोला कि वो ठीक है। ये जानते हुए कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, उसने मन ही मन गांठ बांध ली कि वो इस पावर का इस्तेमाल बिना सोचे समझे नहीं करेगा। उसने सारिया को इसके बारे में बताने की सोची, लेकिन सारिया उलझन में थी कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। उसने सोचा कि उसे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो बता भी देगा तो शायद वो यकीन नहीं करेगी। उसने बस बहाना बना दिया कि वो भावनाओं में बह गया था। लेकिन अंदर ही अंदर सारिया जानती थी कि एक कुंद लकड़ी की तलवार से उसकी तलवार काटना नामुमकिन था, और वो जानती है कि ग्रे भी ये बात जानता है। उसे ऐसे घूरते देख ग्रे ने पूछा कि क्या हुआ। सारिया समझ गई कि वो जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उसने थोड़ा सोचा, फिर एकेडमी के रिकमेंडेशन वाले टॉपिक पर वापस आई। उसने कहा कि वो उसे किंगडम के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन रॉयल एकेडमी ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन वो उसे वहां जाने की सलाह नहीं देगी, क्योंकि उसे लगता है कि वो जगह उसके लिए सही नहीं है। ये सुनकर ग्रे को बुरा लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसमें वाकई ताकत की कमी है। तभी सरिया ने कहा कि एक और जगह है जहां उसे निशाना लगाना चाहिए, और वो है वर्ल्ड यूनियन एकेडमी। ग्रे की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। सारिया का मतलब था कि उसे सिर्फ किंगडम का बेस्ट नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। ये सुनकर उसका दिमाग चकरा गया। वो अच्छी तरह जानता था कि ये वही जगह है जहां से स्वॉर्ड सेंट और बाकी सब आए थे। उसने पूछा कि क्या उसके जैसा कोई वहां वाकई एक्सेप्ट हो सकता है। हैरानी की बात यह थी कि उसने जवाब दिया कि ये नामुमकिन है। वो जानती थी कि ग्रे खुद भी ये बात समझता है। उसका शरीर तलवार चलाने के लिए अभी फिट नहीं है। वो जानती थी कि अगर रॉयल एकेडमी होती तो शायद वो अपनी स्किल्स के दम पर वहां टिक जाता, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में ये नहीं चलेगा। उसने सवाल किया कि इतने कमजोर शरीर के साथ उसने ऐसी स्किल्स कैसे हासिल की। ग्रे जानता था कि वो सही कह रही है। वो जानता था कि उस एकेडमी का हर कोई एक असली मॉन्स्टर है, और ऐसे शरीर के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता। वो उदास दिखने लगा। सारिया ने उसका चेहरा देखा और पूछा कि वो हार क्यों मान रहा है। उसने याद दिलाया कि एंट्रेंस एग्जाम में अभी 9 महीने बाकी हैं। ग्रे ने कहा कि सिर्फ 9 महीने ही तो हैं। उसने अग्री किया कि शायद वक्त कम हो, पर वो चाहती थी कि वो उस पर भरोसा करे। उसने पूछा कि क्या वो अगले 9 महीनों तक दर्द सहने के लिए तैयार है। उसने जवाब दिया कि वो दर्द तो नहीं सहना चाहता, पर वो ये करेगा। उसने खुद को अगले 9 महीनों के लिए उसे सौंप दिया। इसी के साथ वो पूरी तरह बदल गई, जिसे देखकर ग्रे दंग रह गया। अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने उससे कहा कि अब उसके नरक की शुरुआत होगी। दिन बीतते गए और वो उसके साथ कड़ी ट्रेनिंग करता रहा। वो बिना रुके मेहनत करता रहा। ग्रे ने लजीज और अजीब दोनों तरह का खाना खाया। वो उसके साथ मुकाबला करता और अपनी तलवारबाजी को लगातार सुधारता रहा। हमारा एमसी हर हाल में एंट्रेंस एग्जाम के समय तक तैयार होने के लिए अड़ा हुआ था। 8 महीने बाद बदलाव साफ दिखने लगे थे। सारिया देख सकती थी कि वो काफ़ी मस्कुलर हो गया है, और अब उसके पास उसे सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा था। उसने उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाने के लिए मोटिवेट किया। वो कंफ्यूज था, क्योंकि एग्जाम में अभी भी 1 महीना बाकी था। उसने समझाया कि किसी ऐसी जगह पर एग्जाम देना जिसकी आपको आदत न हो, आसान नहीं होगा, इसलिए बेहतर यह है कि वो वहाँ जल्दी पहुँच जाए। उसने उसे सफ़र के लिए और 1 महीने के खाने के लिए पैसे दिए। वो उन्हें लेने में थोड़ा हिचकिचाया। साथ ही उसे लगा कि 1 महीना पहले जाना बहुत जल्दी होगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे गांव से बाहर निकाल रही है। उसने जवाब दिया कि वो बस ज़्यादा सोच रहा है। उसने पास में ही एक ओगर के घोंसले नेस्ट के मिलने की बात छेड़ी। ये सुनकर वो हैरान रह गई। उसने आगे कहा कि गांव में मुश्किल से ही कोई गार्ड है। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और उससे कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने उसे यकीन दिलाया कि राजधानी से मदद आ जाएगी, इसलिए उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसने उस पर जोर दिया कि वो बिना किसी चिंता के एग्जाम के लिए निकल जाए। वो समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। वो जानता था कि गांव में कभी कोई मदद नहीं आएगी, और गांव तबाह होने से ठीक पहले उसकी मास्टर अपनी जान गंवा देगी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने खबर सुनी थी कि वो अकेले ओगर को मारने गई थी और मारी गई थी, लेकिन उसने बस इतना जवाब दिया कि वो समझ गया कि वो क्या चाहती है। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो जा रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसे एग्जाम के लिए गुड लक कहा।
बाद में उस रात एक पेड़ पर लकड़ियों से बिंधे हुए कंकाल लटके हुए थे। सारिया जंगल में दिखाई दी। स्काउट की रिपोर्ट के हिसाब से उसने जंगल के रास्ते का पीछा किया और उसे खून के निशान मिले जो सीधे एक डरावनी मानदेह की तरफ जा रहे थे। लेकिन वो तब रुक गई जब एक आवाज़ ने उसे पुकारा और पूछा कि वो कहाँ जा रही है। जब उसने ऊपर देखा तो उसने ग्रे को पेड़ की एक टहनी पर बैठे देखा। वो उसे देखकर मुस्कुराया और उसे मास्टर कहा। उसे वहां देख वो हैरान रह गई। उसने पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, जबकि उसे तो अकेडमी के रास्ते पर होना चाहिए था। उसने भी उससे वही सवाल किया, जबकि उसने पहले कहा था कि ओगर के घोंसलों का ख्याल राजधानी की सेना रखेगी। उसने उसे बताया कि सेना किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सकी, इसलिए उसने खुद इससे निपटने का फैसला किया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो अकेली ही काफ़ी है, क्योंकि उसने स्काउट की रिपोर्ट से घोंसले की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया था। उसने बताया कि बॉस एक इलीट ओगर है और घोंसले में कुल मिलाकर 40 से 50 मॉन्स्टर्स हैं। उसने माना कि उनके चेलों की गिनती संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बारे में सोचते हुए ग्रे जानता था कि वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन ओगर की असली ताकत उसकी अक्ल और लीडरशिप में होती है। ग्रे को पता था कि घिर जाने का खतरा कितना बड़ा है और अकेले लड़ना सुइसाइड करने जैसा है। और वो एक बात को लेकर श्योर था, अगर उसने अपनी मास्टर को अकेले जाने दिया तो वो जिंदा वापस नहीं आएगी और गांव को ओगर्स तबाह कर देंगे। उसने ये फ्यूचर अपनी आंखों से देखा था। उसने कहा कि वो उसके साथ जाना चाहता है। उसने मना कर दिया और जोर दिया कि वो अकेली ही काफ़ी होगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वो असली लड़ाई का एक्सपीरियंस लेने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। फिर उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो उसके रास्ते में आएगा। ये सुनकर वो हंस पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अच्छी तरह जानता है कि वो रुकावट नहीं बनेगा, खासकर तब जब वो अब उससे मॉक बैटल में जीत भी नहीं पाती थी। उसने दलील दी कि असली लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, खासकर अगर वो मॉन्स्टर्स का घोंसला हो जो अचानक बन गया हो। और ऐसे खतरनाक काम के लिए बेहतर ये है कि वो तब तक इंतज़ार करे जब तक उसे असली लड़ाइयों का थोड़ा और एक्सपीरियंस न हो जाए। वो समझ गया कि वो नहीं मानेगी, इसलिए उसने एक आइडिया दिया। वो एक्साइटेड हो गई। उसने उसे बताया कि वो उसके साथ लड़ेगा, उसे बेहोश कर देगा और ओगर से खुद निपट लेगा। उसके अंदाज को देखकर ये मजाक नहीं लग रहा था। सारिया चुप रह गई। आखिरकार वो मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिंदा वापस आए। उसने उसे यकीन दिलाया और उसके भी जिंदा रहने की दुआ की। चांदनी रात में वो एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर ओगर्स की टोली पर नजर रख रहे थे। वहां का इलाका ऐसा था कि भागने की कोई जगह नहीं थी। इससे पता चलता था कि ऐसी जगह पर घोंसला बनाने में वो कितने कॉन्फिडेंट थे। इसका मतलब ये भी था कि ग्रे और सारिया भी भाग नहीं सकते थे। और चूंकि वो अक्लमंद मॉन्स्टर्स से निपट रहे थे, इसलिए उसने सावधानी से काम लेने का फैसला किया। उसने टोली को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे बॉस कहीं नहीं दिखा, तो उसने अंदाजा लगाया कि वो शायद टेंट के अंदर है। वो बस ये उम्मीद कर सकते थे कि बॉस के बाहर आने से पहले वो उनकी गिनती कम कर दें। उसने ग्रे को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो एक तरफ के दुश्मनों को खत्म करे, जबकि वो दूसरी तरफ का ख्याल रखेगी। ग्रे मान गया और वो टूट पड़े। एक ओगर को कुछ एहसास हुआ। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या है, सारिया उसके सामने थी और उसका सिर काट दिया। दूसरे ओगर ने सिर को जमीन पर लुढ़कते देखा। उसने तुरंत बाकी ओगर्स को अलर्ट कर दिया और देखते ही देखते एक झुंड हमला करने आ गया। दूसरी तरफ ग्रे एक के बाद एक दुश्मनों को काट रहा था। वो बहुत तेज मूव कर रहा था और सारिया भी। ये सच में एक खून खराबा था। आखिरकार वो दोनों एक साथ आ गए। जमीन पर बहुत सारी ओगर की लाशें पड़ी थीं। उसने उसकी तारीफ की और यहाँ तक पूछा कि क्या ये वाकई उसका पहला मौका था, लेकिन ग्रे ने बात पलट दी और उसे चौकन्ना रहने को कहा। वो तो बस शुरुआत कर रहे थे। अंदर ही अंदर ग्रे को कुछ अजीब लगा। ओगर्स बहुत कमज़ोर थे। अगर वो वाकई इतने कमज़ोर होते तो वो जानता था कि उसकी मास्टर उनसे अकेले निपट सकती थी। इसीलिए उसे लगा कि असली खतरा टेंट के अंदर है। उस घुप अंधेरे टेंट से लाल आंखों की एक जोड़ी बाहर झांक रही थी। वो उसे ही घूर रही थी, जिससे वो बेचैन हो गया। बिना किसी देरी के उसने उससे कहा कि उन्हें अभी निकलना होगा। उसने यहाँ तक कि उसे तुरंत भागने को कहा। सारिया ने पूछा कि क्या हुआ। वो घबराया हुआ दिख रहा था और उस पर चिल्लाया कि बस चलो। उसने उसका डर भांप लिया और वो भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो भागे, कोई चीज़ उनके ऊपर से कूदी। उनके होश उड़ गए जब एक ओगर उनके सामने आ गिरा और रास्ता रोक दिया। सारिया उस एलीट ओगर को देखकर हंसी। उसने कहा कि ये उसके लिए सम्मान की बात है कि बॉस खुद उनके पास आया। लेकिन ग्रे ने उसे बताया कि वो बॉस नहीं है। तभी एक दूसरे ओगर ने भयानक दहाड़ मारी। वो इतनी तेज थी कि सारिया ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। उसके ठीक बाद ओगर्स का एक पूरा सैलाब आ गया।
वो पागल हो चुके थे। वो नज़ारा देख वो दंग रह गई और पूछा कि ये क्या हो रहा है। उस झुंड के पीछे एक बहुत बड़ा ओगर खड़ा था। ग्रे ने कहा कि ये किसी इलीट से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने इसे ओगर जनरल कहा। वो ही घोंसले का असली बॉस था। बाहर निकलने के रास्ते पर इलीट ओगर का पहरा था और सामने ओगर्स की भीड़ वो फंस चुके थे। ओगर जनरल हिला नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डरावनी थी। जैसे ही उसने सुना कि वो एक ओगर जनरल है, सारिया तुरंत समझ गई कि वो अकेले नहीं जीत सकते। उसने एलीट ओगर की तरफ देखा, फिर सुझाव दिया कि वो सामने वाले को खत्म करें और भागने की कोशिश करें। उसने हमला किया, लेकिन उसने उसके वार को बेकार कर दिया। उसने फोकस किया और फिर से वार किया। वो उसके कंधे पर एक खरोंच लगाने में कामयाब रही, लेकिन उसे झटका लगा जब वो जख्म खुद ही भरने लगा। ग्रे ने उसे बताया कि ये बेकार है। जनरल की दहाड़ ने ओगर की ताकत और हीलिंग पावर बढ़ा दी है, इसीलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग महसूस हो रहे थे। और अब वो उनमें से एक को गिराने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी। ग्रे लड़ता रहा। उसने अपनी पीठ बचाने के लिए उस पर भरोसा किया। उसने कहा कि उसे जीतना नहीं है, उसे बस उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो फिक्रमंद हो गई और पूछा कि वो क्या प्लान कर रहा है। उसने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उस ओगर जनरल को खत्म करना। और उसका इरादा पक्का था। कुल्हाड़ी लिए एक ओगर ने ग्रे की तलवार पर वार किया। हमारा एमसी तब चिढ़ जाता था जब भी वो उसे घेरने की कोशिश करते। ओगर ने उसकी तलवार छुड़ाने की कोशिश की, फिर वार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। इस वक्त ग्रे का पूरा ध्यान अपने सामने वाले हर दुश्मन को खत्म करने पर था। लेकिन ओगर ने आसानी से उसकी तलवार तोड़ दी। उसे एहसास हुआ कि वो एक बूस्टेड ओगर की पावर नहीं झेल सकती। ओगर ने फिर उस पर वार किया और वो सही समय पर कूद गया। वो खुश था कि उसके पास एक एक्स्ट्रा तलवार है, लेकिन वो जानता था कि वो भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। सारिया उसकी हालत समझ गई और उसने अपनी एक्स्ट्रा तलवार उसकी तरफ फेंकी। उसने उसे शुक्रिया कहा। अब उसके पास दो तलवारें थीं, लेकिन वो जानता था कि उन सबको ख़त्म करने के लिए ये भी काफ़ी नहीं है। इसलिए उसने सिर्फ ओगर जनरल और उनके बीच के झुंड पर फोकस किया। उसने दूसरी तलवार निकाली। एक झटके में उसने रास्ते में आने वाले ओगर्स को काट दिया। हमला करते समय उनमें से एक ने उसके गाल पर खरोंच मार दी। उसने वार को रोका जब ओगर ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। उसने चिढ़कर अपनी तलवारों से और जोर लगाया। और भी ओगर्स उसकी तरफ आ रहे थे। ओगर जनरल का हथियार चमकने लगा। फिर उसकी कान फाड़ देने वाली दहाड़ आई। उसने देखा कि ओगर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। उन्होंने फिर उस पर हमला किया। उसे एहसास हुआ कि ओगर जनरल उसका प्लान समझ गया है। वो फिर दहाड़ा। ग्रे अब समझ गया था। वो वाकई बहुत स्मार्ट था। उसकी तलवार ओगर की कुल्हाड़ी से टकराई। उसे पीछे धकेला गया, लेकिन उसने खुद को बस आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वो तेजी से आगे बढ़ा और जितनों को हो सके काटता चला गया। वो जानता था कि उसके पास उन सबसे निपटने का वक्त नहीं है। अचानक एक ओगर ने उसे जकड़ लिया। उसने उसे मजबूती से पकड़ा, जबकि दूसरे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। ग्रे ने पकड़े हुए ओगर की गर्दन काट दी। उसे एहसास हुआ कि वो खुद को उसके आगे फेंक कर उसकी तलवारों को घिसने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक साया उसके ऊपर मंडराने लगा। ये इसलिए था क्योंकि एक ओगर कूदा था और उसे मुक्का मारने के लिए तैयार था। उसने अपनी तलवार से उसके मुक्के को रोका, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि उसने उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया। ग्रे को खून की उल्टी हुई। उसका शरीर कांप रहा था। वो तेजी से सांस ले रहा था और उसकी तलवार टूट चुकी थी। अब उसके पास आखिरी तलवार बची थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सिर्फ एक तलवार के साथ ओगर्स के झुंड और जनरल का सामना करना पड़ेगा। और अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से वो बता सकता था कि उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। उसने तब सोचा, चूंकि मामला ऐसा है, तो उसने अपनी मास्टर से कहा कि जब तक ओगर्स का ध्यान उस पर है वो भाग जाए। वो हैरान थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। सारिया ने जवाब दिया। हमलों का बचाव करते हुए उसने उससे पूछा कि क्या वो बेकार में मरना चाहती है। उसने उसे यकीन दिलाया कि वो उसके पीछे भागकर आ जाएगा। लेकिन उसने उसे बताया कि ये वो बात नहीं है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। फिर उसके चेहरे पर एक हार मान लेने वाला लुक आया जब उसने माना कि वो अब और नहीं भाग सकती। उसका पैर कट चुका था और वहां से बहुत खून बह रहा था। ये देख ग्रे का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने मन में वो सिर्फ एक ही मकसद के साथ पास्ट में आया था, लिक्विडेटर्स को हराना। उसने अपनी तलवार घुमाई, ये सोचते हुए कि उसकी जिंदगी शायद यहीं खत्म हो जाएगी। उसकी आखिरी शॉट भी टूट गई, पर उसने हार मानने से मना कर दिया। उसने याद करने की कोशिश की कि उस वक्त वो पावर कैसी महसूस होती थी।
उसने सोचा कि क्यों ना उस पावर को फिर से इस्तेमाल किया जाए ताकि वो अपने दुश्मनों को ख़त्म कर सके। जब ओगर्स उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे, उसने खुद को पुरानी बातें याद करने पर मजबूर किया। ग्रे ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, और जैसे ही उसकी सॉर्ड का आखिरी टुकड़ा उसकी आंखों के सामने से गुजरा, उसने अपनी आंखें खोलीं और वो लाल चमक रही थीं। फाइनली उसे वो एहसास मिल गया। उसने अपनी ब्लैक शैडो सॉर्ड घुमाई और कई ओगर्स पर एक फेटल स्ट्राइक की। धुंध ने उसके चेहरे और उसकी ब्लेड को ढक लिया था। सारिया बहुत कंफ्यूज्ड थी। ग्रे के चेहरे पर एक गंभीर लुक था, पर जब उसने सारिया की तरफ देखा तो वो मुस्कुराया और कहा कि सब ठीक है। एक ही स्विंग में उसने कई ओगर्स के सिर काट दिए। ओगर जनरल की सॉर्ड फिर से चमकने लगी थी, पर एक ही पल में उसे काट दिया गया। सारिया ने ये सब नोटिस किया, पर जब उसका ध्यान भटका तभी एक ओगर ने उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि अटैक्स अब बहुत कमज़ोर लग रहे थे। उसने कमेंट किया कि पहले ये लोग उसे बहुत परेशान करते थे, पर अब वो इन्हें आसानी से काट पा रही थी। उसने कहा कि जनरल के बूस्ट के बिना ये कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने ओगर्स को पूरी तरह हरा दिया तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। ग्रे ने सारिया की सॉर्ड तोड़ने के लिए माफ़ी मांगी। सारिया को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। उसने सॉर्ड उसे वापस कर दी। वो उससे उस अजीब पावर के बारे में पूछने ही वाली थी कि तभी ग्रे अचानक गिर पड़ा। वो ज़मीन पर मुंह के बल गिरा। सारिया घबरा गई और उसका नाम पुकारने लगी। ग्रे का कॉन्शियसनेस एक अंधेरे रेल्म में चला गया। उसने खुद से पूछा कि वो कहाँ है। हर तरफ बस अंधेरा था, सिवाय सामने दिख रहे एक अकेले दरवाजे के। वो कंफ्यूज होकर आसपास देखने लगा। तभी ब्लैक फ्लेम्स ने उस दरवाजे की जंजीरों को जला दिया। उसने उसे पहचान लिया। ये वही पावर थी जिसे उसने इस्तेमाल किया था। उसने सोचा कि क्या उस दरवाजे को खोलने से उसे वो पावर फिर से मिल जाएगी। ये सोचकर वो थोड़ा बेचैन हो गया। फिर भी वो उसकी तरफ बढ़ा, पर अचानक उसे अपने पीछे एक बहुत ही डरावनी प्रेजेंस महसूस हुई। इससे वो एकदम जम गया और पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज और लड़खड़ाने लगीं। उसे अंदर से पता था कि अगर उसने इस हालत में वो दरवाज़ा खोला तो वो पक्का मर जाएगा। तभी कहीं से एक आवाज़ आई कि उसने सही फैसला लिया है। और बस वो अचानक जाग गया। वो हाँफ रहा था और पसीने में भीगा हुआ था। सारिया चौंक गई। वो फाइनली जाग गया था। उसने पूछा कि वो कहाँ है। सारिया ने बताया कि वो विलेज के इन्फर्मरी में है। उसने ये भी बताया कि वो 5 दिनों से बेहोश था। उसने माना कि वो डर गई थी कि शायद वो कभी नहीं जागेगा। जब उसे पता चला कि वो 5 दिनों से बाहर था तो उसे समझ आया कि उसने अपनी बॉडी को हद से ज़्यादा पुश कर दिया था। सारिया ने कहा कि पुश करना भी कम शब्द है जो उसने किया था उसके लिए। पर इसे छोड़ते हुए उसने चेक किया कि क्या वो हिल पा रहा है। ग्रे ने मूव करने की कोशिश की, पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके राइट आर्म में बिल्कुल ताकत नहीं है। वो मेहनत करके उसे हिला तो सकता था, पर उसे चिंता होने लगी। क्या होगा अगर वो अब सॉर्ड नहीं पकड़ पाया। और भी बुरा ये था कि उस पर एक अजीब काला निशान ब्रूज था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ पर ब्लैक इंक छिड़क दी हो। सारिया को उम्मीद थी कि वो उसे अच्छे से हिला नहीं पाएगा। ग्रे सोचने लगा कि क्या उसे वो काला निशान दिख भी रहा है। फिर उसने उसे बताया कि वो अपने डोमिनेंट हाथ में ताकत नहीं लगा पा रहा है। जैसा उसने सोचा था, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला था। उसके राइट आर्म की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे दर्द भी नहीं हो रहा था। उसने समझाया कि उन्होंने इसे ठीक करने के लिए एक मैजिक पोशन का इस्तेमाल किया है। ये सुनकर वो दंग रह गया। मैजिक पोशंस बहुत महंगे होते थे। उसने कहा कि चिंता मत करो, विलेज चीफ ने ही वो दिया था। ग्रे को समझ नहीं आ रहा था कि चीफ उसके जैसे किसी इंसान को इतनी कीमती चीज़ क्यों देंगे। उसने पूछा कि वो क्या बात कर रहा है, फिर उसे याद दिलाया कि वो विलेज का हीरो है। ग्रे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक कमरे में कोई आया। वो विलेज चीफ थे। ग्रे ने तुरंत उन्हें पोशन के लिए थैंक यू कहा, पर चीफ ने कहा कि थैंक यू तो उन्हें कहना चाहिए। बहुत इमोशनल होकर चीफ ने कहा कि ग्रे ने एक ओगर जनरल से लड़ाई की है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे आसपास के शहरों की फौज भी नहीं छुपाती थी। और वैसा मॉन्स्टर उनके विलेज पर हमला करने आया था। उन्होंने ग्रे का हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि अगर ग्रे उसे नहीं मारता तो पूरा विलेज खत्म हो जाता। चीफ ने समझाया कि अगर वो और सारिया नहीं होते तो ना ये पोशन होता, ना इन्फर्मरी और ना ही कोई जिंदा बचता। उनमें से कोई भी आज यहाँ बात नहीं कर रहा होता। ग्रे ने कहा कि वो बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, पर चीफ अपनी बात पर अड़े रहे। ग्रे ने इसके बारे में सोचा। एक पॉइंट पर वो चीफ से सहमत हुआ, क्योंकि उसके रिग्रेस होने से पहले ये विलेज सच में ओगर अटैक में तबाह होने वाला था। विलेज चीफ ने उससे कहा कि अगर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा कि उसका काम कितना बड़ा था, तो वो उसे डिटेल में सब समझा देंगे। उन्होंने ये भी सुना था कि ग्रे एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है और पूछा कि क्या ये सच है। ग्रे का बस एक ही रिस्पॉन्स था,
उसके दिमाग में बातें घूमने लगीं। उसने एग्जाम से 1 हफ्ते पहले ओगर को मारा था और 5 दिनों तक बेहोश रहा, मतलब अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। जब उसे एकेडमी तक के सफ़र का याद आया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। पैदल जाने में 3 दिन लगते, घोड़े पर 1 दिन लगता, पर उसके पास उसके लिए पैसे नहीं थे। उसने तुरंत चीफ से पूछा कि क्या वो एक घोड़ा उधार ले सकता है। चीफ को इसकी उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने पहले से ही विलेज का सबसे बेस्ट घोड़ा तैयार रखा था। उस घोड़े के साथ वो टाइम पर पहुंच जाएगा। सारिया ने मजाक किया कि अगर वो आज नहीं जागता तो वो उसे सोते हुए ही वहां ले जाते। फिर उसने दरवाज़ा खोला। सूरज की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि घोड़ा इंतजार कर रहा था और उसके चारों तरफ भीड़ थी, जो बैनर्स पकड़े हुए उसे थैंक यू कह रहे थे और एग्जाम के लिए गुड लक विश कर रहे थे। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। कई लोग उसे पर्सनली थैंक यू कहने आए। एक आदमी आगे आया और उसे एक पाउच दिया। उसने पूछा ये क्या है। उस आदमी ने कहा कि ये पूरे विलेज ने मिलकर इकट्ठा किया है। उन्होंने सुना था कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में अप्लाई करना महंगा होता है। ग्रे इस बात से बहुत इमोशनल हो गया। वो मुस्कुराया और सबको थैंक यू कहा। फिर उसने कहा कि अगर वो फेल हो गया तो वापस आना मुश्किल होगा। सारिया ने कहा कि टेंशन मत लो, आखिर वो इकलौता ऐसा बंदा है जो वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में अप्लाई कर रहा है और जिसने एक ओगर जनरल को हराया है। पर ग्रे को अब भी अपने राइट आर्म की चिंता थी। उसने याद दिलाया कि उसका लेफ्ट आर्म अब भी ठीक है। उसने सिर हिलाया। सारिया ने कहा कि इतना काफ़ी है और उसे उस पावर को इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने बहस की कि एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होगा। सिर्फ एक हाथ से पास होना मुश्किल लग रहा था। सारिया ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा कि वो पक्का सबसे अलग दिखेगा और एग्जामिनर्स उसकी ताकत को पहचान लेंगे। उसे पूरा यकीन था। उसने कहा कि वो पक्का पास होगा। उसने उसे थैंक यू कहा और बोला कि जब वो इतने यकीन से कह रही है तो उसके पास होने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। उसकी पास्ट लाइफ में विलेज तबाह हो गया था, पर अब वो खड़ा था। ग्रे को एहसास हुआ कि अब दुनिया वैसी नहीं रही। इसका मतलब है कि फ्यूचर बदल सकता है और ये सब उसकी पावर की वजह से हुआ। अब वो जाने के लिए तैयार था। आखिरकार वो टाइम पर पहुंच गया। उसने वहां पहुंचाने के लिए घोड़े को थैंक यू भी कहा। उसने सामने देखा और उसे एक शहर दिखा जो झील से घिरा हुआ था। वो फाइनली वर्ल्ड यूनियन एकेडमी पहुंच गया था। एरिना में होस्ट ने अनाउंस किया कि वो एग्जाम टिकट्स बांटना शुरू करेंगे। जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होता, सभी स्टूडेंट्स को सेंट्रल एरिना के अंदर ही रहना होगा। वहां बहुत भीड़ थी, पर सिर्फ 20 लोग ही पास होने वाले थे। किसी ने कहा कि पास होने वालों की गिनती हर साल बदलती है। कभी 50 पास होते हैं तो कभी सिर्फ 1। होस्ट ने फिर प्रोफेसर एरियल को सामने बुलाया। वो आई और तुरंत एग्जाम टिकट्स बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने सबको वो पेपर लेने को कहा जो उनके सामने आएगा। फिर उन्होंने चुटकी बजाई। एरिना में एक गोल्डन लाइट भर गई। हर स्टूडेंट के सामने एक पेपर आ गया। ग्रे का नंबर 513 था, फेंसिंग कोर्स के अंदर। उसने नोटिस किया कि बाकी सबके पास भी अपने पेपर थे। उन्होंने समझाया कि उन्हें सिर्फ अपना नंबर और कोर्स दिखेगा और भरोसा दिलाया कि ये काम हर साल ऐसे ही होता है। वो थोड़ा मुस्कुराईं। फिर उन्होंने बताया कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी उम्र, जेंडर, देश या स्टेटस के आधार पर जज नहीं करती। यहाँ तक कि नाम भी मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि एकेडमी के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। सिर्फ वही लोग जो एग्ज़ाम पास करेंगे और ब्रिज पार करेंगे उनसे नाम पूछा जाएगा। और तब भी अगर वो चाहें तो वो गलत नाम दे सकते हैं। ग्रे कंफ्यूज था। हालांकि उसने अपनी स्वॉर्ड सराय इन में छोड़ दी थी, फिर भी उसके पेपर पर फेंसिंग कोर्स लिखा था। उसे हैरानी हुई कि वो कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर एरियल ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने सिर्फ अपीयरेंस यानी हुलिये को देखकर कोर्स असाइन किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी का कोर्स गलत है तो वो हाथ उठाए। स्टूडेंट्स हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सिर्फ देखकर सबको सॉर्ट कर दिया, खासकर इतनी भीड़ में। कुछ ने गैस किया कि शायद उन्होंने पहले से ही जानकारी निकाल ली होगी। दूसरों को लगा कि शायद उन्होंने कोई माइंड रीडिंग मैजिक इस्तेमाल किया है। पर कुछ देर बाद किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, तो उन्होंने मान लिया कि किसी का भी कोर्स गलत असाइन नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम का स्केड्यूल अनाउंस किया। उन्होंने सबको अपने टिकट्स चेक करने को कहा। ग्रे के पेपर पर लिखा था कि उसका एग्ज़ाम पहले दिन सुबह 11 बजे है। वो इससे खुश नहीं था। वो होप कर रहा था कि उसे थोड़ा और टाइम मिल जाए ताकि उसका हाथ ठीक हो सके। प्रोफेसर एरियल ने सबको याद दिलाया कि ये एक 1 शॉट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। अगर कोई लेट हुआ तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा और न ही दोबारा चांस मिलेगा। ग्रे अपना हाथ पकड़कर सोचने लगा कि वो अब भी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसने चुपचाप प्रे की कि कल तक ये थोड़ा बेहतर हो जाए। अगला दिन आ गया।
वो मुसीबत में था क्योंकि हाथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। उसके पास वैसी ही हालत में एग्जाम देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे अरीना के गेट पर बुलाया गया। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि उसे हार नहीं माननी है। उसने हिसाब लगाया कि उसका लेफ्ट आर्म अभी काम कर रहा है और वो अपने राइट आर्म को भी थोड़ा बहुत हिला सकता है। उसने बचे हुए टाइम का इस्तेमाल एग्जामिनर के मूव्स देखने और कोई मौका ढूंढने में किया। एग्जामिनर ने स्टूडेंट से कहा कि पहला मूव वो करे। स्टूडेंट ने एग्जामिनर पर हमला कर दिया। उसके वार काफी भारी थे, पर एग्जामिनर बस साइड स्टेप होकर बच गया। स्टूडेंट चिल्लाया कि वो अभी हारा नहीं है। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और घुमाई। एग्जामिनर ने उसे सिर्फ वन हाथ से रोक लिया। ये देखकर उस स्टूडेंट की हिम्मत टूट गई। फिर प्रोफेसर ने उस पर हमला किया और एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। वो बंदा अपनी पीठ के बल गिरा और उसका एग्जाम वहीं खत्म हो गया। उसे अपना हथियार उठाकर एग्जिट करने को कहा गया। ये देखकर ग्रे के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई। वो पहले से ही जानता था कि वो बुरी तरह फंसा हुआ है। वो किसी भी हाल में जीत नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद एग्जामिनर ने उसका नंबर बुलाया। जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक ऐसे इंसान से लड़ना है जिसने उससे डबल साइज के आदमी को सिर्फ वन हाथ से हरा दिया था। ग्रे को पहला मूव करने को कहा गया। उसे लगा कि उसके पास कोई चांस नहीं है, पर उसने तय किया कि वो जो कर सकता है वो करेगा। वो आगे बढ़ा। उसे सारिया की बात याद आई कि तलवार सिर्फ हाथों से नहीं चलाई जाती, बल्कि पूरी बॉडी की पावर को हाथों के जरिए लगाना पड़ता है। भले ही उसके राइट आर्म में ताकत नहीं थी, पर उसने अपनी दूसरी मसल्स से ताकत लगाने की सोची। उसने अपनी तलवार घुमाई और एग्जामिनर झुककर इवेड कर गया। ग्रे नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वो अपने पुराने तरीके से नहीं लड़ पा रहा था। उसने सोचा कि अगर बिना हाथ की ताकत के तलवार चलाना इतना आसान होता तो कोई अपनी बॉडी ट्रेन करने की मेहनत ही क्यों करता। एग्जामिनर ने काउंटर अटैक किया। तभी ग्रे कंफ्यूज्ड हो गया। क्योंकि इंस्ट्रक्टर की तलवार थोड़ी स्लो थी, इसलिए वो उसे ब्लॉक कर पाया। वो समझ गया कि एग्जामिनर के पास ताकत तो बहुत है, पर उनकी स्पीड और टेक्निक उसके मास्टर के मुकाबले कहीं भी नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर वो अपनी मास्टर से सीखी हुई स्वॉर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करे तो वो हाथ की कमजोरी को कवर कर सकता है। ग्रे की आंखें तेज हो गईं और उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो वो उसी हिसाब से मूव करने लगा और उसे पक्का यकीन हो गया कि एग्जामिनर स्लो है। वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना ग्रे ने सोचा था। उसे अपने मास्टर की बात याद आई कि वो पक्का पास होगा। उनकी तलवारें टकराईं और वो एग्जामिनर पर भारी पड़ने लगा। तब उसे भरोसा हुआ कि वो ये कर सकता है। उनकी फाइट चलती रही। हालांकि ग्रे ने एग्जामिनर की टेक्निक देख ली थी, फिर भी जब उसने हमला किया तो प्रोफेसर बच निकले। इससे ग्रे को लगा कि पावर का अंतर इतना ज़्यादा है कि वो उनका फॉर्म नहीं तोड़ पा रहा। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ वन हाथ से जीतना इतना आसान नहीं है। खैर, जैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ी, एग्जामिनर के मूवमेंट्स थोड़े रफ होने लगे। ग्रे के दिमाग में एक रिस्की मूव था। उसने सही टाइमिंग देखी और उन्हें लालच देकर अपने पास बुलाया। एग्जामिनर ने अटैक किया और ग्रे यही चाहता था कि वो एक वाइड ओपन स्विंग करें। उसने अपना वजन अपने दाएं पैर पर डाला, ये जानते हुए कि इससे एक ओपनिंग बनेगी। उसे पता था कि ज्यादातर दुश्मन एक बड़ा और साफ वार करने की कोशिश करेंगे। अचानक ग्रे एग्जामिनर के पीछे पहुंच गया। एग्जामिनर हक्का बक्का रह गया। हमारे एमसी को पता था कि पावर में कितना भी फर्क हो, अगर वो पीछे पहुंच गया तो वो उन्हें हरा सकता है। पर तभी अचानक उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया गया। उसकी तलवार की नोक एग्जामिनर की पीठ से बस 1 इंच दूर थी। ग्रे को लगा कि क्या मैच सच में खत्म हो गया। उसे लगा कि इतनी जल्दी रुकना ठीक नहीं है। दूसरे एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया है। जब रिजल्ट बताया गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक ड्रॉ था। ग्रे को यकीन था कि वो पास नहीं होगा। तलवार पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जैसे उसकी बॉडी ने हार मान ली हो। वो दुखी होकर अरीना से बाहर निकला क्योंकि उसने पास होने का मौका खो दिया था। उसे ये भी पता था कि अगर वो एग्जामिनर से नहीं जीत सकता तो आगे चीज़ें उसके लिए मुश्किल होंगी। उसे उम्मीद थी कि अगले साल तक उसका हाथ ठीक हो जाएगा तो वो फिर से एग्जाम देगा। जाने से पहले उसने आखिरी बार मुड़कर देखा और थैंक यू कहा। एक हफ्ते बाद वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के मीटिंग रूम नंबर 53 में एकेडमी के हेड ने प्रोफेसर से कैंडिडेट्स के बारे में उनकी राय पूछी। एक प्रोफेसर ने कहा कि वो बहुत थक गए हैं। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने कहा कि सबका एक साथ मिलकर सबको देखना काफ़ी इनएफिशिएंट तरीका है और सजेस्ट किया कि अगले साल वर्कलोड बांट लेना चाहिए। दूसरे प्रोफेसर ने बचाव में कहा कि वो सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए किसी टैलेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हेड ने एक ठंडी सांस ली और याद दिलाया कि उन्होंने सिस्टम पर नहीं बल्कि कैंडिडेट्स पर राय मांगी है। उन्होंने स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स के कैंडिडेट से शुरुआत की।
उन्होंने पूछा कि कौन पास हुआ है। उन्होंने स्क्रीन्स पर देखा और एक प्रोफेसर ने बताया कि हमेशा की तरह जिन्होंने एग्जामिनर को हरा दिया वो पास हैं, और बाकी का फैसला उनकी क्वालिटी और इस बात पर होगा कि वो 15 मिनट के टाइम लिमिट तक कैसे टिके रहे। उन्होंने दूसरे इंस्ट्रक्टर्स से पूछा कि उन्हें क्या लगता है। एक प्रोफेसर ने जवाब दिया कि एग्जामिनर को हराने वालों के अलावा कैंडिडेट नंबर 5, 217 और 753 सबसे अलग थे। दूसरे बंदे ने सजेस्ट किया कि बस इतने ही रखें, क्योंकि अगर दूसरे लोग आए तो वो क्लास में टिक नहीं पाएंगे। प्रोफेसर मान गए और पूछा कि क्या किसी और को कुछ कहना है। मीटिंग चलती रही। आखिरकार हेड ने स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स के लिए पास हुए कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर दिए। पर तभी किसी ने कैंडिडेट नंबर 513 के बारे में पूछा। हेड ने बोलने वाले की तरफ देखा। वो प्रोफेसर एरियल थीं। उन्होंने पूछा कि कैंडिडेट 513 के बारे में उनका क्या ख्याल है। उन सब ने स्क्रीन पर देखा। एक प्रोफेसर ने 513 को छोटा बच्चा कहा। जब उन्होंने वीडियो देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जीतने ही वाला है। पर अगर वो एग्जामिनर को हराने के लिए सिर्फ ट्रैप्स पर टिका है तो उसके लिए आगे मुश्किल होगी। उन्होंने नोटिस किया कि टेक्निक तो अच्छी थी, पर ताकत की कमी थी, और ऐसा लग रहा था कि वो शुरुआत से ही कमज़ोर पड़ रहा था। मूंछों वाले एक प्रोफेसर ने कहा कि वो अच्छा नहीं है। सब मान गए। प्रोफेसर एरियल के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने लोगों ने देखा और फिर भी किसी ने नोटिस नहीं किया। उन्हें लगा कि अगर सब अंधे हैं तो सबका एक साथ बैठकर देखना बेकार है। अगले दिन ग्रे अपना एग्जाम टिकट पकड़े खड़ा था। आखिरकार स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। सिर्फ 6 लोग पास हुए थे। सब नर्वस होकर इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले कैंडिडेट नंबर 5 को बुलाया गया। जैसे ही उनका नंबर आया, उनका एग्जाम टिकट जल गया। फिर नंबर 217 आया। उसके बाद 432 और 615। फिर 753 और 925। बस इतना ही था। जब ग्रे का नंबर नहीं आया तो वो पूरी तरह टूट गया। पास हुए कैंडिडेट्स को ब्रिज पार करने और दिन खत्म होने तक एडमिशन पूरा करने को कहा गया। ग्रे दुखी था, जबकि उसके आसपास के लोग जश्न मना रहे थे। फेल होने के बाद उसका चेहरा उतर गया था। तभी एक और अनाउंसमेंट हुई, द डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन। कुछ ही सेकंड बाद ग्रे का नंबर पुकारा गया और उसका एग्जाम टिकट नीली लपटों में जल उठा। आसपास के सब लोग चौंक गए। ग्रे एकदम जम गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भीड़ में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ग्रे ने पहली बार इस स्पेशल एडमिशन के बारे में सुना था। कुछ ने कहा कि एकेडमी ने पक्का चीटिंग की है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी अब बहुत गिर चुकी है। ग्रे ने यह सब सुना। वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। उसने सोचा कि क्या उसके मास्टर ने कुछ किया है, पर उसने ऐसा कुछ सुना नहीं था। एक बुजुर्ग आदमी ने भीड़ को डांटा कि वो डिवाइन आई एडमिशन के बारे में ऐसी बातें न करें। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही इज्जतदार कैटेगरी है जिसने सदियों से हीरो दिए हैं। भीड़ ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इसकी इज्जत बहुत पहले हुआ करती थी। उन्होंने हाल ही के डिवाइन आई कैंडिडेट्स एमी वाइट, बेला ऑलब्राइट, लीक मॉलर और जेकब ब्लूमफील्ड का नाम लिया और उन्हें फेलियर कहा। यहाँ तक कि अभी के कैंडिडेट्स ने भी ये कहानियां सुनी थीं, पर ग्रे असलियत जानता था। वो तीनों उस मेन फोर्स का हिस्सा थे जिसने लिक्विडेटर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब उसका नाम उनके साथ जुड़ गया था। अकेडमी में अनाउंसमेंट हुई कि एंट्रेंस सेरेमनी 30 मिनट में शुरू होगी। जब स्टूडेंट्स ने कपड़े बदल लिए तो उन्हें मेन ऑफिस के सामने वाले मैदान में इकट्ठा होने को कहा गया। उनकी यूनिफॉर्म पर एक ब्लैक पैच था जिस पर अकेडमी का सिंबल बना था। हमारा एमसी बहुत डैशिंग लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स मैदान में जल्दी पहुंच गए, पर उन्हें पक्का नहीं था कि ये सही जगह है, क्योंकि वहां कुछ भी तैयार नहीं था। एक आदमी भागता हुआ आया और देरी के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा कि कुछ मिक्सअप हो गया था। उसने स्टूडेंट से पीछे हटने को कहा ताकि वो वहां सीढ़ियां रख सके। स्टूडेंट्स पीछे हट गए और पूछा कि क्या वो जहां खड़े हैं वो ठीक है। उस आदमी ने कहा कि ये एकदम परफेक्ट है। फिर वो घुटनों के बल बैठ गया। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड थे। उसने ज़मीन को छुआ और एक बड़ा मैजिक सर्कल बन गया। ज़मीन हिलने लगी। स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। वो ये देखकर हैरान थे कि उनके सामने एक पूरी स्ट्रक्चर खड़ी हो गई। उस आदमी ने फिर से माफ़ी मांगी और कहा कि वो जहां चाहें बैठ सकते हैं। स्टूडेंट्स सच में दंग थे। उन्हें समझ आया कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक था, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी चीज़ भी टेलीपोर्ट की जा सकती है। ग्रे बैठ गया। उसने सोचा कि स्कूल शायद चाहता है कि सेरेमनी ऐसी जगह हो जहां से बिल्डिंग दिख सके। उसे ये टेलीपोर्टेशन मैजिक का बहुत फिजूल खर्च लगा। वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की ताकत देखकर वो वाकई एक्साइटेड था। स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि वहां सीटें बहुत ज़्यादा थीं।
सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हुए थे, तो इतनी ज़्यादा सीटों की ज़रूरत नहीं लग रही थी। जिस लड़की से वो बात कर रही थी वो हैरान थी कि उसे वजह नहीं पता। उसने माफ़ी मांगते हुए समझाया कि तलवार की ट्रेनिंग के अलावा उसने और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है। उस लड़की ने समझाने का ऑफ़र दिया। उसने कहा कि जैसा नाम से पता चलता है, ये एकेडमी पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती है। फिर उसने आसमान की तरफ इशारा किया। दूसरी लड़की ये देखकर चौंक गई कि ऊपर एयरक्राफ्ट और ड्रैगन्स उड़ रहे थे। उसने पूछा कि वो क्या हैं। ग्रे स्ट्रैटोक्वीन नाम का मैजिक एयरशिप देखकर हैरान रह गया। वो एक बार इस पर चढ़ चुका था जब उसने लिक्विडेटर सबजुगेशन स्क्वाड ज्वाइन की थी। कहा जाता था कि ये दुनिया के सबसे बड़े एयरशिप्स में से एक है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सिर्फ एक सेरेमनी के लिए इसका इस्तेमाल किया। वर्ल्ड यूनियन एकेडमी ने ग्रे की हर उम्मीद को पार कर दिया था। एयरशिप लैंड हुआ और स्टूडेंट्स नीचे उतरे। अब सब वहां मौजूद थे। एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हो सकती थी। आखिरकार हेडमास्टर की स्पीच खत्म हुई। ग्रे बोर लग रहा था। उसे लगा कि ये सेरेमनी भी किसी नॉर्मल सेरेमनी जैसी ही है। प्रोग्राम का अगला हिस्सा हर कोर्स के टॉप स्टूडेंट्स की तरफ से ग्रीटिंग्स था। लियोन हार्ट, जो स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स का टॉप स्टूडेंट था, उसे सामने बुलाया गया। जब वो अपनी सीट से उठकर स्टेज की तरफ जा रहा था, स्टूडेंट्स उसके बारे में बातें करने लगे। उन्होंने सुना था कि उसने एग्जाम के दौरान पलक झपकते ही एग्जामिनर को हरा दिया था। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप में किसी भी प्रोफेसर जितना अच्छा है। ये स्टूडेंट है लियोन हार्ट। ग्रे उसे देख रहा था। माइक तक पहुंचने से पहले उसने हेड से कंफर्म किया कि क्या उसे खुलकर बोलने की परमिशन है। उन्होंने हाँ कहा और उसने उन्हें थैंक यू बोला। फिर उसने कहा कि उसे एकेडमी से एक कंप्लेंट है। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले उसने अपने फेलो स्टूडेंट्स और उन सभी का ग्रीट किया जो सही तरीके से एकेडमी में एडमिट हुए थे। उसने कहा कि उन सबके साथ एकेडमी में होना उसके लिए ऑनर की बात है। उसने उनसे कहा कि उन्हें ऐसे इंडिविजुअल्स की तरह ग्रेजुएट होना चाहिए जो दुनिया में मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकें, इसलिए उसने सबको साथ मिलकर काम करने के लिए एनकरेज किया। उसने आगे जोड़ा कि वो उन दिनों का वेट कर रहा है जब वे इस प्रेस्टिजियस वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के स्टूडेंट्स के तौर पर साथ मिलकर ऊंचे गोल्स हासिल करेंगे। पर उसने कहा कि उनके बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ होना डिजर्व नहीं करते। उसने प्रोफेसर एरियल से पूछा कि क्या वो सही कह रहा है। ये सवाल उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स कड़े एग्जाम्स पास करके आए हैं और भले ही वे उसके जितने स्ट्रांग ना हों, पर उन्हें नहीं लगता कि ये कोई वाइज आइडिया है। फिर उन्होंने उससे पूछा कि वो उनसे ये सवाल क्यों कर रहा है। लियोन हार्ट ने उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहा कि वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो एग्जाम्स पास करके प्रॉपरली एडमिट हुए हैं। उसने साफ कहा कि उसका मतलब उन स्टूडेंट से है जिन्हें उन्होंने बैकडोर से डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन दिलाया है। फिर उसने उस स्पेशली एडमिटेड स्टूडेंट को खुद सामने आने की चैलेंज दी और उसे अपनी यूनिफॉर्म रिटर्न करके एकेडमी छोड़ने का ऑर्डर दिया। हवा में टेंशन भर गई। ग्रे को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना हॉस्टाइल क्यों है। फिर उसे याद आया कि लियोन हार्ट उसके ठीक बगल में बैठा था। उसे राहत मिली कि वो उसका चेहरा नहीं जानता। वो सोच रहा था कि अगर वो खुद आगे नहीं बढ़ता तो वो इस मामले में नहीं फंसेगा। प्रोफेसर एरियल ने माना कि इस साल के स्टूडेंट्स काफ़ी लाइवली हैं। लियोन हार्ट को लगा कि कोई उसे सीरियस नहीं ले रहा है। उसने उन्हें टोकते हुए कहा कि स्टूडेंट्स को बैकडोर से अंदर लेना बंद करें। उन्होंने पहले तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर पलक झपकते ही वे उसके पास झुकीं और उसके कान में विस्पर किया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस बच्चे से ज़्यादा स्ट्रांग हो? उनकी ये मूव इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि पूरा अरीना शॉक हो गया। लियोन हार्ट हक्का बक्का रह गया। उसने अपने दांत पीसते हुए हाँ कहा और फिर पूछा कि क्या वे उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। प्रोफेसर एरियल को उसका कॉन्फिडेंस पसंद आया और उन्होंने एक बेट सजेस्ट की। इसमें लियोन हार्ट का इंटरेस्ट जग गया। उन्होंने अपनी जॉब और उस बच्चे का एडमिशन दोनों दांव पर लगा दिए। ग्रे इस सब से बहुत कंफ्यूज्ड था। लियोन हार्ट प्रोफेसर एरियल की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वे उसे उस स्पेशल एडमिशन वाले बच्चे से लड़वाना चाहती हैं। प्रोफेसर एरियल ने शांति से जवाब दिया कि वे कभी इतना बोरिंग काम नहीं करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ग्रे अपनी पूरी ताकत लगा दे तो लियोन हार्ट मारा जाएगा। एक रिस्पॉन्सिबल टीचर के तौर पर उन्होंने कहा कि वे कभी उनकी जान डेंजर में नहीं डालेंगी। गुस्से में लियोन हार्ट की नसें तन गईं। उसे अपनी इंसल्ट महसूस हुई, पर उन्होंने बस इतना कहा कि वे सिर्फ फैक्ट्स बता रही हैं। इसके बजाय उन्होंने एक सेफर ऑप्शन सजेस्ट किया जो मॉन्स्टर्स से जुड़ी एक बेट थी। उन्होंने कहा कि लियोन हार्ट वैसे भी इंसानों से ज़्यादा मॉन्स्टर्स से लड़ने में बेहतर है। उसने उनकी तरफ देखा, पर यह बात मान ली कि वे उसे अच्छे से जानती हैं। उसने पूछा कि आखिर बेट है क्या। उन्होंने इसे सादगी से समझाया। उनमें से हर कोई उनके चुने हुए एक मॉन्स्टर से लड़ेगा। हर राउंड के साथ मॉन्स्टर स्ट्रांग होते जाएंगे। जो सबसे पहले अपने मॉन्स्टर को हराने में फेल होगा वो हार जाएगा। दांव क्या था?
अगर ग्रे हार गया तो प्रोफेसर एरियल रिटायर हो जाएंगी और स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा। पर अगर लियोन हार्ट हार गया तो उसे वो सब करना होगा जो वे कहेंगी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वो तैयार है। लियोन हार्ट जानना चाहता था कि उन्हें किस तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा। उसे अपनी स्किल्स पर पूरा कॉन्फिडेंस था, पर वो किसी अजीब चीज़ में नहीं फंसना चाहता था। पल भर सोचने के बाद उन्होंने पहले टारगेट का खुलासा किया, एक ओगर जनरल। फिर उन्होंने मजाक में पूछा कि क्या ये उसके लिए बहुत आसान है। पूरी क्लास स्टन रह गई, पर ग्रे ने कोई रिएक्ट नहीं किया। इसके बजाय उसे क्यूरियोसिटी हुई कि उन्होंने यही मॉन्स्टर क्यों चुना। दूसरी तरफ लियोनहार्ट आग बबूला था। वो चिल्लाया कि एक ओगर जनरल ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई अकेला हरा सके। प्रोफेसर एरियल ने साफ किया कि उन्हें ये अभी के अभी नहीं करना है, उन्हें पूरा 1 साल दिया जाएगा। लियोनहार्ट भड़क गया। अगर कोई सिर्फ 1 साल में डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर को सोलो कर सकता तो लोग मुसीबतें ही क्यों झेलते। वो चिल्लाया कि कोई रियलिस्टिक चीज़ चुने। अपनी सांसें काबू करते हुए वो रुका, और फिर उसे उनका असली प्लान समझ आया। उसे लगा कि वे जानबूझकर कोई इम्पॉसिबल चीज़ चुन रही हैं ताकि कोई साफ विनर ना निकल सके। पर कॉन्फिडेंस के साथ उसने ऐलान किया कि वो इस खेल में शामिल नहीं होगा। एरियल मुस्कुराई और एक आखिरी कंडीशन जोड़ दी। अगर मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुआ तो लियोनहार्ट को ही विनर माना जाएगा। सीधा मतलब ये था कि अगर ग्रे ओगर जनरल को हराने में फेल रहा तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा और सभी स्पेशल स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा। उन्होंने उससे पूछा कि उसे ये कैसा लगा। उसने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे वे पागल हो गई हों। उसे लग रहा था कि ये बेट पहले से ही उसके खिलाफ है। उन्होंने उसकी खामोशी को उसकी अग्रीमेंट मान लिया। लियोनहार्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो कोई कमज़ोर ओगर जनरल नहीं होना चाहिए। उन्होंने शांति से जवाब दिया, बिल्कुल। फिर हाथ के एक इशारे से हवा में एक फेदर पेन आ गया। उन्होंने उसे बताया कि सारी टर्म्स एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जा चुकी हैं, और अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो उसे साइन कर सकता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर भी उसने पूछा, क्या आपको सच में लगता है कि वो बच्चा जीत सकता है? उनका जवाब वेग था। उन्होंने कहा, कौन जानता है, और अपनी सीट पर वापस चली गईं। बाकी प्रोफेसर्स आपस में फुसफुसाने लगे कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। कुछ को लगा कि वे रिटायर होने के लिए इस बेट को बस एक बहाना बना रही हैं। ये बात ज़्यादा अजीब नहीं थी। आखिर वे अपने प्राइम से आगे निकल चुकी थीं। अब ग्रे के पास कोई रास्ता नहीं था। बेट ऑफिशियल हो चुकी थी, पर उसे एक बात खटक रही थी। उन्होंने उस मॉन्स्टर को क्यों शामिल किया जिसे उसने एनरोलमेंट से पहले ही हरा दिया था, जबकि उन्होंने 1 साल का टाइम फ्रेम दिया है। फिर उन्होंने खामोशी से हमारे एमसी को देखा। ग्रे समझ गया कि बेट शुरू होते ही सील हो चुकी थी। जब वो उनकी तरफ देख रहा था, उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखी, जिसका मतलब था कि वो चुप रहे। तब ग्रे को पता चला कि उन्होंने डर्टी प्ले किया है। आखिरकार ओपनिंग सेरेमनी खत्म हुई और सब अपनी असाइंड क्लासेस में चले गए। पहला सब्जेक्ट बेसिक मैजिक था। कुछ लोगों के लिए ये हैरान करने वाला था कि पहले डे ही लेक्चर शुरू हो गया, पर एकेडमी के स्टूडेंट्स होने के नाते उन्हें ये समझना था कि हर 1 डे मैटर करता है। प्रोफेसर ने मैजिक इस्तेमाल करने का तरीका सिखाकर लेसन शुरू किया। ये सबसे बेसिक टॉपिक था। उन्होंने समझाया कि शरीर में ईथर नाम की एक छिपी हुई एनर्जी होती है। उसे शरीर के मैजिक सर्कल के जरिए गाइड करके जादू किया जाता है। वे बोर्ड पर लिखते और समझाते रहे। ग्रे उसी क्लास में था। पहले तो उसे वरी थी कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए, पर पता चला कि ये लेसन वो बूट कैंप से पहले से ही जानता था। अब तक सब ठीक था, पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सभी मुमकिन क्लासेस में से वो लियोनहार्ट के साथ एक ही क्लास में आ गया था। उसने चुपचाप प्रे की कि लियोनहार्ट को ये पता न चले कि वही डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है। प्रोफेसर ने नोटिस किया कि ग्रे का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। उन्होंने उसे डांटा कि लेक्चर शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही उसका ध्यान भटक गया है। ग्रे शॉक रह गया कि एक ही नज़र में वो पकड़ा गया, जबकि वो सबसे पीछे बैठा था। उसने तुरंत माफ़ी मांगी। प्रोफेसर ने उसे चैलेंज किया कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो क्लास के सामने साबित क्यों नहीं करता। उन्होंने उसे ताना भी मारा कि शायद उसे बेसिक मैजिक आता होगा। ग्रे ने बड़ी तमीज़ से समझाया कि चूंकि वे स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स में हैं, तो उसे लगा कि अगर उन्हें मैजिक नहीं भी आता तो चलेगा। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि भले ही तुम लड़ाई में तलवार का इस्तेमाल करो, फिर भी मैजिक के बेसिक समझना ज़रूरी है, कम से कम मेजिस के साथ तालमेल बिठाने के लिए। बेसिक स्पेल्स और उनके एहसास को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रे को उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर वही एक्सप्लेनेशन देंगे जो बूट कैंप में मिली थी। उसने सोचा कि क्या जो स्पेल वे सीखेंगे वो भी वही होगा। इसलिए उसने पूछा कि क्या वे ईथर बुलेट सीखने वाले हैं। प्रोफेसर ने अपनी भौहें चढ़ाईं और पूछा कि क्या उसे ये पहले से आता है। ग्रे ने हाँ कहा। उसे राहत मिली। कम से कम वो दर्दनाक बूट कैंप वेस्ट नहीं गया था। मौका देखकर प्रोफेसर ने एक मैच सेटअप करने का फैसला किया। वे जानते थे कि लियोनहार्ट, जिसे वे लियोन बुलाते थे,
उसे भी ईथर बुलेट आता है। लियोनहार्ट ने इसे कंफर्म किया। उसने जोड़ा कि एकेडमी में आने से पहले ही उसने स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक दोनों में ट्रेनिंग ली है, जिसकी वजह से उसके मुताबिक किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए उससे सीरियसली लड़ना रिस्की हो सकता है। पर प्रोफेसर को कोई वरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भले ही स्किल में बड़ा फर्क हो, वे सिर्फ ईथर बुलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कोई मरने वाला नहीं है। और उनका लियोनहार्ट को होल्ड बैक करने के लिए कहने का भी कोई इरादा नहीं था। ग्रे को समझ आ गया कि वो मुसीबत में है। प्रोफेसर डेविल की तरह मुस्कुराए और सब कुछ खोलकर रख दिया। लियोनहार्ट ने बड़े ठंडे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा कि वो ग्रे को दिखाएगा कि चीज़ें असल में कैसे काम करती हैं और अकेडमी वाकई कैसी जगह है। लियोनहार्ट ने ग्रे की तरफ गुस्से में देखा और उसे आगे आने को कहा। वे आमने सामने खड़े हो गए। प्रोफेसर ने समझाया कि जैसे ही वो सिग्नल देंगे दोनों एक दूसरे पर ईथर बुलेट्स फायर करेंगे। ग्रे ने बूट कैंप के दौरान सिर्फ कुछ डेज तक मैजिक की ट्रेनिंग ली थी, और भले ही प्रोफेसर ने कहा था कि ये जानलेवा नहीं होगा, पर वो जानता था कि वो बिना चोट खाए यहाँ से नहीं जाएगा। प्रोफेसर ने स्टार्ट करने का सिग्नल दिया। लियोनहार्ट ये साबित करने पर तुला था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ग्रे के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने बस आगे बढ़ने का फैसला किया। लियोनहार्ट ने रोशनी का एक छोटा सा नीला गोला छोड़ा, पर जब ग्रे ने अपना स्पेल कास्ट किया तो उसके सामने एक बड़ा और चमकता हुआ नीला गोला बन गया। अगला ही पल देखकर सब दंग रह गए। सबके चेहरे जम गए, यहाँ तक कि हमारे एमसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। ग्रे के ईथर बुलेट ने लियोनहार्ट के गोले को कुचल दिया। इससे लियोनहार्ट की चीख निकल गई। प्रोफेसर ने तुरंत बीच में आकर लियोनहार्ट के सामने एक बैरियर बना दिया ताकि उसे बचाया जा सके। उन्हें राहत मिली कि उन्होंने उसे बचा लिया, पर सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब वो बैरियर टूट गया। वो पूरी तरह शैटर हो गया और लियोनहार्ट को उड़ाकर दूर फेंक दिया। उससे हवा का एक तेज झोंका और आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी निकली। दूसरे स्टूडेंट्स पर भी इसका असर पड़ा। लियोनहार्ट जोर से चिल्लाया और फर्श पर जा गिरा। प्रोफेसर भागकर उसके पास पहुंचे और पूछा कि क्या वो ठीक है। लियोनहार्ट खड़ा हुआ और बोला कि वो ठीक है। प्रोफेसर ने चैन की सांस ली। फिर उन्होंने ग्रे की तरफ देखा। उन्हें एहसास हुआ कि अगर बैरियर ने असर को कम नहीं किया होता तो लियोनहार्ट मारा जा सकता था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि कोई भी प्रोफेसर इतना स्ट्रांग ईथर बुलेट पैदा नहीं कर सकता था। उन्होंने ग्रे की तरफ मुड़कर पूछा, तुमने अभी ये क्या किया? ग्रे कंफ्यूज्ड था। लियोनहार्ट का ईथर बुलेट उसे इतना कमज़ोर लगा कि उसे लगा ही नहीं कि यह वही स्पेल है। इससे वो सोचने लगा कि क्या जो ईथर बुलेट उसने सबजुगेशन स्क्वाड में सीखा था वो अकेडमी में सिखाए जाने वाले से अलग था। उसने पूछा कि क्या शायद उसने गलत स्पेल इस्तेमाल कर दिया है। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, ये पक्का एक ईथर बुलेट ही था। लेकिन प्रोफेसर ने यह भी कहा कि ग्रे की क्वालिटी बिल्कुल अलग थी। ये रेगुलर ईथर से नहीं बनी थी, बल्कि सुपर कंप्रेस्ड ईथर था। बाकी स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। प्रोफेसर ने माना कि ये एक ऐसी पावर है जिसे कंट्रोल करने में खुद उन्हें भी मुश्किल होती है। फिर भी ग्रे ने न केवल इसे प्रोड्यूस किया, बल्कि इसे एक स्पेल की शेप भी दी। उन्होंने कहा कि पूरी एकेडमी में ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो ये कर सके। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी पावरफुल ईथर बुलेट देखी थी। उनमें से कुछ को अब यकीन होने लगा कि डिवाइन आई एडमिशन इसी वजह से बना है। दूसरों का कहना था कि ग्रे को शुरू से ही मैजिक कोर्स में रखना चाहिए था, बजाय इसके कि उसे एक स्पेशल केस के तौर पर एडमिट किया जाए। लेकिन ग्रे के दिमाग में कुछ सही नहीं लग रहा था। सबजुगेशन स्क्वाड बूट कैंप में उसने जितने भी स्पेल्स सीखे थे वो सब ऐसे ही थे, और अपने ग्रुप में भी उसे कोई खास टैलेंटेड नहीं माना जाता था। उसने प्रोफेसर से पूछा कि क्या वो जोक कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस के साथ कोई भी ऐसा कर सकता है। प्रोफेसर जोर से हंस पड़े। ग्रे कंफ्यूज्ड था, खासकर तब जब प्रोफेसर और भी जोर से हंसने लगे। फिर अचानक प्रोफेसर ने उसके कंधे पकड़े, उसके करीब आए और उसे मैजिक कोर्स में ट्रांसफर होने के लिए कहा। उन्होंने खुद उसके लिए वाउच करने का ऑफर भी दिया। उनके हिसाब से ग्रे तलवारबाजी के मुकाबले मैजिक में ज़्यादा गिफ्टेड था। ग्रे ने पोलाइटली मना कर दिया और कहा कि उसे हमेशा यही बताया गया है कि वो मैजिक में अच्छा नहीं है। प्रोफेसर ने उसे ऐसे देखा जैसे ये अब तक का सबसे बड़ा जोक हो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रे, जो सुपर कंप्रेस्ड ईथर बनाने के लिए ईथर कंप्रेशन टेक्निक को इतनी अच्छी तरह समझता है, खुद को बिना टैलेंट का समझता था। उन्होंने ग्रे को एक वंस इन अ जनरेशन जीनियस और एक प्रोडिजी कहा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जिसने भी उसे ये कहा कि उसके पास मैजिक टैलेंट नहीं है, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, क्या ग्रे वाकई मैजिक कोर्स में स्विच नहीं करना चाहता? प्रोफेसर अपनी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नहीं जाने जाते थे, इसलिए स्टूडेंट्स हैरान थे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि प्रोफेसर किसी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। वो ग्रे पर प्रेशर डालते रहे कि अगर उसके जैसा कोई मैजिक नहीं पढ़ेगा तो ये दुनिया का नुकसान होगा, और इसे मैजिक के खिलाफ एक क्राइम तक कह दिया। ग्रे बस नर्वस होकर हंस दिया।
तभी कुछ क्लिक हुआ। उसे अचानक याद आया कि उसने ईथर कंप्रेशन टेक्निक के बारे में पहले कहाँ सुना था। अपनी प्रीवियस लाइफ में बूट कैंप के दौरान किसी ने समझाया था कि पुराने दिनों में लोगों को पता ही नहीं था कि ओएडी, जिसे लाइफ फोर्स भी कहते हैं, एग्जिस्ट करती है। इस वजह से प्रॉपर मैजिक करना बहुत मुश्किल था। उन्हें अपने शरीर के अंदर ईथर को कंप्रेस करते रहना पड़ता था और उम्मीद करनी पड़ती थी कि उसका थोड़ा हिस्सा बाय चांस ओएडी के साथ मिक्स हो जाए ताकि एक इस्तेमाल करने लायक स्पेल बन सके। बेबी ब्लू बालों और सुनहरी आंखों वाली एक औरत ने उस प्रोसेस को हंसने लायक कहा था। अब प्रेजेंट में ग्रे ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या उन्होंने कभी ओएडी के बारे में सुना है। प्रोफेसर कंफ्यूज दिखे। उस रिएक्शन ने कंफर्म कर दिया कि इस दुनिया को अभी इसके बारे में नहीं पता। ग्रे को एक बड़ी बात समझ आई। उसने सब्जुगेशन स्क्वाड में जो सीखा था वो असल में फ्यूचर का नॉलेज था और उसे पता था कि उसे ये बताने में सावधानी बरतनी होगी। प्रोफेसर वापस उसी टॉपिक पर आए और पूछा कि क्या वो मैजिक कोर्स में ट्रांसफर के लिए तैयार है। ग्रे ने झुककर सॉरी बोला और माफी मांगी। उसने समझाया कि उसे तलवारों से प्यार है। इस ऑफर के लिए वो जितना ग्रेटफुल है, उसे इसे मना करना होगा। प्रोफेसर ने उसका डिसीजन मान लिया, लेकिन कहा कि अगर उसका मन कभी बदले तो वो कभी भी उनके पास आ सकता है। ग्रे ने उन्हें दिल से थैंक यू कहा। फिर प्रोफेसर ने उसे सीट पर वापस जाने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब से वो ग्रे को क्लास में बोर होने या जल्दी जाने के लिए नहीं डांटेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लेक्चर ग्रे जैसे किसी पर्सन के लिए बहुत बेसिक था। बाकी स्टूडेंट्स इंप्रेस्ड थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर कार्लोस ग्रे को इतना ऊंचा मानते हैं। इस बीच लियोनहार्ड उसे गौर से देख रहा था। उसने अपना सीना पकड़ लिया। ग्रे की तरफ तारीफ भरी नजरों से देखते हुए उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने उसे लॉर्ड ग्रे तक कह दिया। ग्रे को अपनी पीठ में एक सहरन महसूस हुई। सच कहें तो ये थोड़ा क्रीपी था। बाद में उस दिन ग्रे को प्रोफेसर एरियल का एक लेटर मिला जिसमें उसे क्लास के बाद उनके ऑफिस आने को कहा गया था। अचानक आए इस समन्स ने उसे चौंका दिया। उसने सोचा कि शायद इसका प्रोफेसर कार्लोस से कुछ लेना देना है। उसने गेस किया कि शायद वो भी उसे मैजिक कोर्स में स्विच करने की सलाह देने वाली हैं। जब वो उनके ऑफिस पहुंचा तो वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो नॉक करता, प्रोफेसर एरियल ने अंदर से आवाज दी कि दरवाजा लॉक नहीं है। वो अंदर गया, लेकिन तभी उस पर अचानक हमला हो गया। उसने फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और बड़ी आसानी से हमले को ब्लॉक कर दिया। जिस लड़की ने उस पर हमला किया था वो हैरान रह गई। ग्रे को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट किया था, पर वो फिर भी जानना चाहता था कि उसने उस पर हमला क्यों किया। फिर उसने उसका चेहरा गौर से देखा और चौंक गया। वो फेमिलियर लग रही थी, जैसे उसने उसे पहले देखा हो। टेबल के दूसरी तरफ से किसी ने कहा कि उसने बहुत अच्छा किया। वो प्रोफेसर एरियल थीं और ग्रे ने अभी अभी साबित कर दिया था कि उनकी नज़र सही थी। साइड में खड़े एक आदमी ने पूछा कि क्या बेला खुद को रोक तो नहीं रही थी। उसे कंफर्म करना था कि कहीं एरियल ने उसे हल्के में लेने का इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया था। उसकी मूवमेंट्स फ्लॉलेस थीं, लेकिन इतनी आसानी से तलवार हाथ से छूट जाना अजीब था। उसका नाम सुनकर ग्रे ने कंफर्म कर लिया कि वो वाकई बेला ऑलब्राइट थी, वो मशहूर ग्रैंड सॉर्सरेस। एरियल को यकीन नहीं हुआ कि वो दो आदमी सीरियसली ऐसी बातें कर रहे थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर वो ये नहीं बता सकते कि बेला खुद को रोक रही थी या नहीं, तो उन्हें प्रोफेसर की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि वो सिर्फ जोक कर रहे थे। क्योंकि वो हार गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें कॉइन्स दिए। ग्रे को पूछना पड़ा कि वो क्या कर रहे हैं। एरियल ने जवाब दिया कि वो बेट लगा रहे थे कि वो बेला के सरप्राइज अटैक को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं, और उसकी वजह से उन्होंने अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। फिर उन्होंने उसे उसका शेयर फेंक कर दिया। सोने का सिक्का देखकर उसका मुंह खुला रह गया। ये एक छोटी मोटी दौलत थी। दूसरे प्रोफेसर कहने लगे कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। उन्होंने नोटिस किया कि उस एक्सचेंज के दौरान ग्रे ने जानबूझकर अपने डोमेंट आर्म का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि वो अपने इमोबाइल आर्म को बचाने की कोशिश कर रहा हो। एक प्रोफेसर ने अंदाजा लगाया कि क्या ये किसी इंजरी की वजह से है। दूसरे को लगा कि मसल्स की फिजिकल इंजरी के बजाय ये किसी गहरे घाव जैसा है। प्रोफेसर इस बात पर सहमत हुए कि एक सिंपल इंजरी ऐसा नहीं कर सकती। ग्रे को यकीन नहीं हुआ कि वो सिर्फ देखकर ये बता सकते थे। प्रोफेसर्स ने जवाब दिया कि अगर वो इतना भी नहीं बता पाते तो वो अकेडमी में प्रोफेसर नहीं होते। हालांकि प्रोफेसर एरियल को एग्जाम के दौरान ही इसके बारे में पता चल गया था। प्रोफेसर एरियल ने उन्हें जाने को कहा क्योंकि अब वो समझ चुके थे। उन्होंने उन्हें बताया कि वो उनका स्टूडेंट है और वो उसे नहीं छोड़ेंगी। प्रोफेसर्स ने माना कि ग्रे में पोटेंशियल है, लेकिन अगर घाव नहीं भरता तो इसका मतलब यही है कि वो अकेडमी के एडमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में फेल रहा। जाने से पहले उन्होंने उसे ये याद रखने को कहा और वो चले गए।
अब जबकि न्यूसेंसेस दूर हो गए थे, प्रोफेसर एरियल ने मैजिक का टॉपिक छेड़ा। चाय पर उनकी बातचीत हुई। उन्होंने सुना था कि उसने प्रोफेसर कार्लोस की क्लास में सुपर कंप्रेस्ड ईथर का इस्तेमाल किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पहले से पता होगा। उन्होंने जवाब दिया कि वो उनके ऑफिस आए थे और उन्होंने ग्रे को मैजिक कोर्स को सौंपने के लिए कहा था। जाहिर है उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए वो मैजिक से ज़्यादा तलवार चलाने के लिए सूटेड है। हमारे एमसी को उनसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि वो मैजिक कंप्रेशन में अच्छा नहीं दिखता और उसने इसकी प्रैक्टिस के कोई साइन भी नहीं दिखाए। वो हैरान था कि उन्होंने सिर्फ देखकर ये जान लिया। इस वजह से उसने झूठ न बोलने का फैसला किया, और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। उन्होंने पूछा कि उसने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की। उन्होंने वादा किया कि वो इसे किसी को नहीं बताएंगी और उसे इनाम भी देंगी। उन्हें बेला की खातिर ये जानना बहुत ज़रूरी था। उसे लगभग सॉर्सरेस ही कहा जाता था। प्रोफेसर एरियल ने समझाया कि मैजिक थियोरी के मामले में बेला एक जीनियस थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने में वो सबसे अच्छी नहीं है। किसी वजह से वो ईथर कंप्रेशन टेक्निक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती, इसीलिए वो सुपर कंप्रेस्ड ईथर नहीं बना पाती। ग्रे ने पहले सुना था कि बेला एक लेट ब्लूमर थी। फिर प्रोफेसर एरियल ने आगे कहा कि प्रोफेसर कार्लो से उन्हें पता चला कि जब ग्रे ने सुपर कंप्रेस्ड ईथर इस्तेमाल किया तो ऐसा नहीं लगा कि उसने ईथर को कंप्रेस किया हो। तो अगर बिना ईथर कंप्रेस किए सुपर कंप्रेस्ड ईथर इस्तेमाल करने का कोई तरीका है तो बेला को प्रोफेसर वेरियन के पास नहीं भेजना पड़ेगा। ग्रे ने वो नाम पहचान लिया। उसने पूछा कि क्या उनका मतलब प्रोफेसर वेरियन ब्रैडली से है। उन्हें एहसास हुआ कि वो उन्हें जानता है। खैर, उन्हें न जानना नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत बदनाम है। आखिर उन्होंने इंसानों पर अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और कई लोगों की जान ली है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे मैजिक डिजास्टर्स किए हैं जिनसे हजारों लोगों की मौत हुई। वो इतिहास के सबसे खराब मैजिक क्रिमिनल हैं। ग्रे हैरान था कि उस दौर में वो अब तक पकड़े नहीं गए थे। प्रोफेसर एरियल ने शेयर किया कि अगर बेला साल के अंत तक सुपर कंप्रेस्ड ईथर नहीं बना पाती तो उसे उनके पास भेज दिया जाएगा और उसकी सर्जरी होगी। वो ये सुनकर हैरान था, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरा आइडिया था और प्रोफेसर एरियल भी सहमत थीं। हालांकि सर्जरी मैजिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने के बहाने की जा रही थी, लेकिन असल में ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन था। इसे पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन अफवाह है कि उनकी वजह से कुछ लोग मर गए हैं जबकि कुछ पूरी तरह टूट गए। बेला बोली कि ये खतरनाक और डरावना था, लेकिन अगर वो सुपर कंप्रेस्ड ईथर इस्तेमाल नहीं कर पाई तो उसे साल के अंत तक निकाल दिया जाएगा। प्रोफेसर एरियल ने कहा कि वो दिल से चाहती हैं कि वो अकेडमी छोड़ दे, बजाय इसके कि वो आदमी उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करे। जो मैजिक ग्रे जानता था वो ऐसा नॉलेज था जो उस समय तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर वो उन्हें बताता है तो शायद वो हिस्ट्री का रास्ता ही बदल दे। उसने बेला को कांपते हुए देखा और उसे लिक्विडेटर के साथ अपनी पिछली मुलाकात याद आई और वो कितना लाचार महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि इसे शेयर न करने की कोई वजह नहीं है, जब वो हेल होल जिसे लोग फ्यूचर कहते हैं बदल जाने में ही बेहतर है। उसने जवाब दिया कि वो समझ गया और उसने वादा किया कि वो उसे शाम को अरीना में सुपर कंप्रेस्ड ईथर इस्तेमाल करना सिखाएगा। उसने बोर्ड पर कुछ नोट्स लिखे। ये सब कुछ था जो वो मैजिक के बारे में जानता था, और उसने उन्हें उनका वादा याद दिलाया कि वो जो उसने शेयर किया है वो किसी को नहीं बताएंगे। प्रोफेसर एरियल ने उसे इसका यकीन दिलाया। उन्होंने एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया और अगर वो इसे तोड़ते तो वो मर जाते। उसने उनसे पूछा कि जो उसने शेयर किया है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। प्रोफेसर एरियल ने माना कि सिर्फ ओडी के बारे में जानकर ही उनके होश उड़ गए थे, लेकिन उसने जो मैजिक नॉलेज रिवील किया वो उससे भी परे था। बेला ने जवाब दिया कि ये ब्रीफ था, लेकिन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। उसे ऐसा लगा जैसे वो सैकड़ों साल फ्यूचर की कोई मैजिक क्लास सुन रही हो, और सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने भर से मैजिक की हिस्ट्री पक्का 100 साल आगे बढ़ गई है। अपने मन में ग्रे जानता था कि ये असल में 10 साल बाद के उसके खुद के लेक्चर से था, लेकिन वो समझ गया कि अभी के टाइम के पर्सन को ये 100 साल एडवांस्ड ही लगेगा। प्रोफेसर एरियल ने कहा कि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे वो ठीक से जज नहीं कर पा रही। उन्होंने बेला से पूछा कि क्या उसे लगता है कि जो ग्रे ने कहा वो सच है। बेला ने जवाब दिया कि इस बात के अच्छे चांस हैं कि थ्योरी सही हो और इसमें से कुछ भी करंट मैजिक थ्योरी के खिलाफ नहीं जाता। साथ ही इसे पता करने का सबसे तेज तरीका टेस्ट करना ही था, इसीलिए वो सब वहां थे। अगर ग्रे की कही हर बात सच थी तो स्पेल को काम करना चाहिए था। उन्होंने उसे कॉपी दी। ग्रे ने उसे पढ़ा और वो थोड़ा कंफ्यूज्ड था। प्रोफेसर ने अपनी स्टाफ से रोशनी छोड़ी ताकि थियोरी के हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा सकें। अगर ग्रे को सही से याद था तो बेला की फुल स्ट्रेंथ के बारे में कहा जाता था कि वो एक पूरा शहर जलाकर राख कर सकती है। इसके अलावा वो अपने पावरफुल मैजिक आउटपुट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी पावर फैलने लगी, यहाँ तक कि बेला खुद भी कंफ्यूज्ड थी, और देखते ही देखते उसकी पावर एकदम से फट पड़ी। कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक सीधा आसमान की तरफ फूटा।
किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना ज़्यादा माना रिलीज़ करेगी। ये बहुत ही ओवरवेलमिंग पावर थी। अगर वो एक स्प्लिट सेकंड पहले मैजिक को कंट्रोल नहीं करती तो वो मर जाता। बेला ने सच में उसकी जान बचाई थी। वहीं दूसरी तरफ बेला बहुत खुश थी कि उसने ये कर दिखाया। साथ ही वो इसे कंट्रोल भी कर पा रही थी। उसने अपने मैजिक से एक ड्रैगन बनाया और उसे इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन उसकी ईथर खत्म हो गई और वो बेहोश हो गई। ग्रे घबरा गया, पर प्रोफेसर एरियल ने उसे रिलैक्स करने को कहा। बेला बस इसलिए सो गई क्योंकि उसकी ईथर खत्म हो गई थी। उन्होंने उसे आराम करने देने को कहा। ग्रे को चैन मिला। प्रोफेसर एरियल खुद को रोक नहीं पाई और कहा कि वो वाकई मार्वलस है। उसने इतने कम समय में इतने बड़े स्केल का मैजिक तैयार कर लिया। यहाँ तक कि नींद में भी बेला ने जवाब दिया कि वो अमेजिंग नहीं है, बल्कि थियोरी अमेजिंग है। इसकी वजह से वो आसानी से सुपर कंप्रेस्ड ईथर बना सकती है। ग्रे ने अपने मन में सोचा कि ये थियोरी भी तो तुम्हारी ही थी। प्रोफेसर एरियल को सुकून मिला कि अब बेला को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो सुपर कंप्रेस्ड ईथर बना सकती है तो उन्होंने पर्सनली वेरियन ब्रैडली से मिलकर इसे कैंसिल करने का प्लान बनाया। वो इस बात से खुश थीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बात से कि बेला ने अपना मैजिक कंट्रोल नहीं खोया। ग्रे ने इसके बारे में पूछा। उन्होंने समझाया कि भले ही वेरियन की सर्जरी से मैजिकल आउटपुट बढ़ जाए, लेकिन ये कंट्रोल की कीमत पर आती है। ये काम कैसे करती है, ये एक सीक्रेट है, पर लगता है कि ये एक ऐसी सर्जरी है जो ज़बरदस्ती किसी का लिमिटर तोड़ देती है। ग्रे ने सोचा कि शायद पिछले वर्ल्ड में सॉर्सरेस के अपने पावरफुल मैजिक को कंट्रोल न कर पाने की वजह यही सर्जरी थी। प्रोफेसर एरियल ने कहा कि ग्रे की वजह से ही बेला अब सुपर कंप्रेस्ड ईथर यूज़ कर पा रही है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था। अब कॉन्ट्रैक्ट का अपना हिस्सा पूरा करने की उनकी बारी थी, और उनकी लिस्ट में सबसे पहली चीज़ थी उसके हाथ पर मैजिक यूज़ करना। जब उन्होंने अपना मैजिक रिलीज़ किया तो मैजिकल बटरफ्लाइज भी बाहर निकलीं। उन्होंने उसका हाथ छुआ और बटरफ्लाइज उनके चारों तरफ उड़ने लगीं। मैजिक और भी स्ट्रांग हो गया। जब वो कर चुकी तो उन्होंने पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। उसने अपनी मुट्ठी भींचने की कोशिश की और उसे हैरानी हुई कि वो उसे हिला पा रहा था। उसने इसके लिए उन्हें थैंक यू कहा। वो हैरान था क्योंकि एक मैजिक हीरो भी ये नहीं कर पाता। कोई भी हीलिंग पोशन इसे ठीक नहीं कर सकता था। उन्होंने उसे कहा कि उनके नर्व्स रिस्टोरिंग मैजिक की तुलना आम हीलिंग पोशन से न करे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वो अपना हाथ पहले की तरह चला पा रहा है। उन्होंने सजेस्ट किया कि वो तलवार चलाकर चेक करे। हमारे लड़के ने एक कदम पीछे लिया और तलवार घुमाई। पहले वो थोड़ा कंफ्यूज्ड था, इसलिए वो तलवार घुमाता रहा। उसे कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उतने अच्छे से चल रही है जैसे पहले चलती थी। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसकी नर्व्स तो ठीक कर दी हैं, लेकिन उनका मैजिक उसकी सोल के जख्मों को नहीं भर सकता। उसने इसके बारे में पूछा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उसने सही सुना है। फिर उन्होंने बताया कि रीसेंट मैजिक नॉलेज ने अभी तक सोल के होने को साबित नहीं किया है, लेकिन वो मानती हैं कि सोल एग्जिस्ट करती है। आखिर वो इसे अपनी आंखों से देख सकती हैं। वो देख सकती हैं कि उसकी सोल धीरे धीरे ठीक हो रही है। जब तक वो खुद पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालेगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। उसने सोचा और पूछा कि क्या उसे तलवार की प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो नॉर्मली अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। वो वाकई क्यूरियस थीं कि आखिर कौन सी तलवारबाजी किसी की सोल को इस तरह नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रे को समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर उन्होंने बताया कि तलवारबाजी का एक एग्जाम्पल पहले से ही है जो तलवार चलाने के लिए अपनी सोल का इस्तेमाल करता है। वो एमी वाइट की बात कर रही थीं। वो जानती थीं कि वो उसे पहले से जानता है। ग्रे कंफ्यूज था कि वो सॉर्ड सेंट का जिक्र क्यों कर रही हैं, और उस दौर में तो वो मिले भी नहीं थे। उसकी खामोशी देखकर प्रोफेसर एरियल ने पूछा कि क्या वो गलत हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो तलवार चलाता है, उन्हें इंप्रेशन मिलता है कि उसने ये एमी से सीखा है। और जब उन्होंने फिर से सोचा तो उन्हें थोड़ा फर्क महसूस हुआ। उन्हें लगा कि जिस पर्सन से उसने तलवारबाजी सीखी है वो एमी से भी ज़्यादा स्किल्ड रहा होगा। उन्होंने कहा कि कुछ साल और और एमी भी उसके मास्टर जितनी स्किल्ड हो जाएगी। ग्रे हैरान था कि वो इतना आगे का सोच सकती हैं। उसने जवाब दिया कि उसने अपनी तलवारबाजी अपने होम टाउन के एक डोजो में सीखी थी। इस मोड़ पर उसे टॉपिक बदलना पड़ा, क्योंकि अगर ये बातचीत चलती रही तो वो सब कुछ उगल देगा। तो उसने पूछा कि क्या तलवारबाजी की वजह से किसी की सोल डैमेज हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं, कम से कम किसी भी आम तलवारबाजी से तो नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो कोई रास्ता नहीं था कि कोई मामूली चीज़ सिर्फ एक स्लैश में एक ओगर जनरल को हरा दे, और साथ ही आसपास के ओगर्स और पेड़ों को भी काट दे। ग्रे को एहसास हुआ कि उन्हें पहले से पता था। जाहिर है उन्हें पता ही होगा, और उसकी वजह से वो प्रैक्टिकली अपनी बेट जीत चुकी थी।
उन्होंने माना कि उन्होंने बचे हुए कुछ सीन्स देखे थे और वो बहुत ही मैग्निफिसेंट थे। यहाँ तक कि सबसे सॉफिस्टिकेटेड क्लीविंग मैजिक भी ऐसा नहीं कर सकता था। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि उसने अपने अंदर की रहस्यमयी पावर का इस्तेमाल किया है। उसने उनसे पूछा कि क्या वो इसे अपनी आंखों से देख सकती हैं। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा हाँ, वो चेन डोर के जरिए पावर लीक होते हुए देख सकती थीं। इससे उसे वो दरवाज़ा याद आया जो उसने देखा था। ये सिर्फ अंदाज़ा लगाकर पता चलने वाली चीज़ नहीं है। तो उसे यकीन हो गया कि वो वाकई देख सकती हैं। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी जैसी ही पावर पहले भी देखी है। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि वो दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस एक जैसा वाइब है। उसने पूछा कि क्या और भी लोग हैं जिनके पास उसकी जैसी पावर है। उन्होंने कहा हाँ, पर साथ ही ये भी माना कि उन्हें पक्का नहीं पता कि वो इंसान है या नहीं। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता है और उसके एक्सप्रेशन से वो बता सकती थी कि उसने उनके बारे में सुन रखा है। वो हैरान था कि उस समय में ये नाम क्यों लिया जा रहा है। प्रोफेसर एरियल को एहसास हुआ कि उसे इसके बारे में पता है। सच कहें तो उन्हें नहीं लगा था कि ये इतना वेल नोन है। उन्होंने कहा कि चूंकि ग्रे को फ्यूचर लुकिंग मैजिक थ्योरी के बारे में पता है तो ये इतनी हैरानी की बात नहीं है। वो बस हंसकर टाल गया, ये सोचते हुए कि ये वाकई फ्यूचर का नॉलेज है, पर अभी तक किसी को एहसास नहीं हुआ है। उन्होंने उससे पूछा कि वो लिक्विडेटर के बारे में कितना जानता है। उसने जवाब दिया कि वो बस इतना जानता है कि वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उसे आने से पहले ही रोकना होगा। अगर वो नामुमकिन है तो उसे हर हाल में ख़त्म करना होगा। उन्होंने जवाब दिया कि वो थोड़ा एक्सट्रीम सोच रहा है, हालांकि वो मानती हैं कि वो खतरनाक है। लेकिन फिर भी वैरियन अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखने पर अड़े हुए थे। ग्रे ने पूछा कि प्रोफेसर वैरियन का इससे क्या लेना देना है। वो कंफ्यूज थी कि उसने ये क्यों पूछा। फिर उन्होंने रिवील किया कि लिक्विडेटर वही जीव है जिसे वो समन करने की कोशिश कर रहा था। ये उसके लिए एक नई खबर थी। उसे नहीं पता था कि लिक्विडेटर इंसानों द्वारा बनाया गया था। लेकिन जब उसने पिछली बार की एकेडमी के बारे में सोचा तो उन्होंने ऐसे एक्ट किया था जैसे उन्हें पक्का पता हो कि लिक्विडेटर कहाँ अपीयर होगा। तब उसे एहसास हुआ। वो घबरा गया कि एकेडमी शुरू से ही समनिंग में शामिल थी। वो चिल्लाया कि एक्सपेरिमेंट को तुरंत रोकना होगा, जिस पर प्रोफेसर एरियल भी सहमत थीं। लेकिन बदकिस्मती से इसे चलाने वाला उनकी तरह ही एक प्रोफेसर था, इसलिए उनके पास उसे या उसके एक्सपेरिमेंट को बंद करने की अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने हायरअप्स पर दबाव डाला था कि इसे कैंसिल कर दें, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। ग्रे ने सवाल किया कि आखिर वो हायरअप्स कौन थे। उनके पास उसे ये बताने की भी अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने बात खत्म करते हुए कहा कि जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं आते, कोई भी एक्सपेरिमेंट को रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो निराश था कि एक नाम तक नहीं बताया गया। उसे एहसास हुआ कि एकेडमी की लीडरशिप उसकी सोच से कहीं ज़्यादा उलझी हुई है। लेकिन अगर वो पर्सन एक क्रिमिनल था तो बात बदल जाती है। पिछली दुनिया में वैरियन के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स ने हज़ारों लोगों की जान ली थी और उसे ये भी पता था कि वो उन्हें कहाँ अंजाम देता था। उसने बताया कि उसे पता है कि वैरियन इलीगल एक्सपेरिमेंट कहाँ करता है और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ने का सोचा। पर प्रोफेसर एरियल ने उसे बताया कि ये भी काम नहीं करेगा। उसने पूछा क्यों। उन्होंने समझाया कि बिना परमिशन के किसी एकेडमी प्रोफेसर की रिसर्च फैसिलिटी में घुसना अपने आप में एक गंभीर क्राइम है, और अगर वो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए तो उल्टा उन्हें ही जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसके पास उसके क्राइम्स का कोई सबूत है। वो खामोश हो गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर नहीं तो उन्हें फिलहाल के लिए ये बातचीत यहीं रोकनी होगी। उसे एहसास हुआ कि वो जानती थीं कि ये खतरनाक है और उनके हाथ बंधे हुए हैं। उसने बस जवाब दिया कि वो उन्हें समझ गया है। फिर उन्होंने टॉपिक बदलते हुए उसकी पावर की बात की। उन्होंने पूछा कि क्या वो इसे कंट्रोल करना सीखना चाहता है। ये सुनकर उसका ध्यान खिंच गया। उसने पूछा कि क्या वो सच में ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि एकेडमी में एक प्रोफेसर हैं जो अनजान ताकतों से निपटने में बहुत माहिर हैं। नाम था हीथकोट लॉन्गफेलो। वो जानता था कि ये वही पर्सन है जिसने खुद सॉर्ड सेंट को ट्रेन किया था। उन्हें उम्मीद थी कि ये उसके काम की चीज़ होगी, इसलिए उन्होंने कल से उसके साथ प्राइवेट ट्रेनिंग का इंतजाम करने का प्लान बनाया। वो इससे बहुत खुश था। एकेडमी आने की असली वजह ही उस पावर को मास्टर करना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई सुराग मिल जाएगा। अगले दिन हीथकोट लॉन्गफेलो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे खुद हीथकोट लॉन्गफेलो से प्राइवेट लेसन्स मिल रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज था कि वो लोग बस ऐसे भाग क्यों रहे हैं। वो लोग जंगल के बीच में थे। भले ही हीथकोट उससे आगे थे, वो बता सकते थे कि ग्रे का दिमाग कहीं और भटक रहा है। वो उस पर चिल्लाए कि अगर उसके पास फालतू ख्यालों के लिए जगह है तो उसे बस अपनी पेस बढ़ानी चाहिए। उन्होंने उसे तब तक दौड़ने का इंस्ट्रक्शन दिया जब तक उसका शरीर अपनी एब्सोल्यूट लिमिट पर ना पहुंच जाए। उन्होंने उसे ध्यान से सुनने को कहा। फिर उसे लेक्चर दिया कि जब वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की आखिरी बूंद तक जला देगा तभी उसकी सोल की पावर जागेगी।
और जब तक उसके पास स्टैमिना का एक कतरा भी बाकी है वो तलवारों को हाथ नहीं लगाएंगे। उसने जवाब दिया, जी सर। उसे भरोसा था कि चूंकि ये हीथकोट की ट्रेनिंग है तो इसका कुछ मतलब ज़रूर होगा। पर उसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जब वो यहाँ चक्कर काट रहा है, वेरियन आर्बिटर को समन करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो दौड़ते रहे जबकि वो खुद से सवाल कर रहा था कि क्या उसे उस वक्त वाकई ये करना चाहिए। बाद में उस दिन उसने प्रोफेसर एरियल को रिपोर्ट दी। उन्हें पता था कि ट्रेनिंग का एक वीक हो चुका है। उन्होंने पूछा कि कैसा रहा। उसने जवाब दिया कि ये ज़्यादातर दौड़ना और आखिरी में थोड़े बहुत तलवार के ड्रिल्स ही थे। उसने एडमिट किया कि वो अब पहले से स्ट्रॉन्गर महसूस कर रहा है। प्रोफेसर ने हंसते हुए कमेंट किया कि ये बिल्कुल उसके जैसा ही लगता है। जब वो बात कर रहे थे तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। फिर उस पर्सन ने प्रोफेसर एरियल को एक लेटर दिया। उन्होंने लेटर पढ़ा और उसके बाद उनके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी डरावने हो गए। उसने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने उसे लेटर थमा दिया। जब उसने उसे पढ़ा तो उसके चेहरे पर भी वैसा ही गुस्सा और नाखुशी दिखी। प्रोफेसर एरियल को लेटर बेला के बारे में था, जो सुपर कंप्रेस्ड ईथर बनाने में कामयाब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इसके जैसी ही कोई पावर हासिल कर ली है। हालांकि जांच करने पर साफ हो गया कि उसने असल में इसे कॉम्प्रेस नहीं किया था, इसलिए उसकी नई एबिलिटी को सुपर कंप्रेस्ड ईथर के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट अब भी वैलिड है और सर्जरी तय समय के मुताबिक ही होगी। ये वेरियन ब्रैडली की तरफ से था। ग्रे आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, ये पागलपन है। प्रोफेसर एरियल बता सकती थी कि वेरियन उसे सर्जरी के लिए मजबूर करने पर तुला हुआ है, भले ही अब उसे इसकी ज़रूरत ना हो। उसने पूछा कि क्या बेला मना नहीं कर सकती। उन्होंने जवाब दिया कि बदकिस्मती से कॉन्ट्रैक्ट बहुत एयर टाइट है। जब तक वेरियन खुद इसे वॉइड नहीं करता, बेला के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक्सपल्शन या फिर ऑपरेशन। ग्रे इसे मंजूर नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। वो जानना चाहती थी कि वेरियन की लैब कहाँ है, क्योंकि अगर वो उसे क्रिमिनल साबित कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। ग्रे पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, पर कुछ ही सेकंड्स में वो मुस्कुराया। फिर उसने उन्हें याद दिलाया जो उन्होंने कहा था, बिना सबूत के ये खतरनाक है। उन्होंने जवाब दिया कि वो सबूत ढूंढ लेंगे। उन्होंने उस पर भरोसा जताया। इसके बारे में सोचते हुए वो एडमिट करती हैं कि वो ये शुरू से ही कर सकती थीं, क्योंकि उनकी आंखों ने उन्हें बता दिया था कि वो पूरे समय सच बोल रहा था। बस उन्हें ये मानने में थोड़ा वक्त लग गया। उन्होंने उसे रास्ता दिखाने को कहा और टुगेदर वो वेरियन के क्राइम्स को सबके सामने लाएंगे। ग्रे ने प्रोफेसर एरियल को बताया कि वेरियन की लैबोरेटरी टोरोवेल गांव के पास के पहाड़ों में है। उन्हें याद आया कि वहां उसकी एक एकेडमी ऑथराइज्ड लैबोरेटरी है। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो एक ऑथराइज्ड लैब में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। उन्होंने उसे बताया कि इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। कोई शक भी नहीं करेगा अगर वो वहां लंबे समय तक रुकता है। इसके अलावा एकेडमी का कोई भी प्रोफेसर दूसरे की लैब में दखल नहीं देता। लेकिन जब तक उन्हें उसके क्राइम्स के सबूत मिलते रहेंगे, उन पर लैब में घुसने का इल्ज़ाम नहीं लगेगा। अचानक बेला ने दरवाजे पर नॉक किया। प्रोफेसर एरियल ने उसे अंदर बुलाया। बेला ने रिपोर्ट दी कि उसे लेटर मिल गया है। प्रोफेसर एरियल ने उसके हाथ से लेटर ले लिया और उसे फिक्र न करने को कहा, क्योंकि वो इसे संभाल लेंगी। बेला पूछने ही वाली थी कि उनका क्या मतलब है। उसने पूछा कि क्या प्रोफेसर उसके लिए वेरियन से लड़ने का प्लान बना रही हैं। उसने ये भी पूछा कि क्या वो ये सब अकेले करेंगी। प्रोफेसर एरियल को हंसी आ गई। फिर उन्होंने जवाब दिया कि वो अकेली ही काफ़ी हैं। बेला ग्रे की तरफ मुड़ी। ग्रे ने प्रोफेसर को रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो भी साथ आ रहा है। बेला भी आना चाहती थी, खासकर इसलिए क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम थी। उन्होंने उन्हें थोड़ा सब्र करने को कहा, क्योंकि वो एक एकेडमी प्रोफेसर के खिलाफ जा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक लुनाटिक भी है जिसने कई बार खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। वो उन दोनों को ऐसी जगह नहीं जाने दे सकती थी। ग्रे ने इशारा किया कि इसीलिए अकेले जाना और भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो उसी पावर का इस्तेमाल करे जिससे उसने ओगर जनरल को हराया था, तो वो उनकी कुछ मदद कर पाएगा। उसने ये भी जोड़ा कि अगर प्रोफेसर एरियल गायब हो गई तो डिवाइन आई एडमिशन स्टूडेंट होने के नाते उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाई। उसने अपनी किस्मत खुद तय करने देने की रिक्वेस्ट की। प्रोफेसर ने उन्हें देखा। वो बता सकती थीं कि अगर वो उन्हें रोकेंगी तब भी वो आएंगे ही। वो उन्हें एक कंडीशन पर साथ ले जाने के लिए तैयार हो गईं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखेंगे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो समझ गए। उन्होंने जवाब दिया, हाँ। बाद में उस रात पहाड़ों में एक छिपी हुई लेबोरेटरी थी और प्रोफेसर एरियल, बेला और ग्रे उसके सामने छिपे हुए थे। बेला को यकीन नहीं हो रहा था कि वेरियन सच में वहाँ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। प्रोफेसर एरियल ने इसकी पुष्टि की
और उनका प्लान सबूत ढूंढना था। ग्रे ने भी वेरीफाई किया कि ये वही जगह है। चूंकि उन्होंने ये कहा था, बेला ने उन पर भरोसा किया। पर वो इस बात को लेकर हिचकिचा रही थी कि क्या वो बिना किसी ट्रबल के सबूत जुटा पाएंगे। प्रोफेसर एरियल को उम्मीद थी कि वेरियन मैजिक सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में होगा, इसलिए वो वहाँ नहीं है। इस बात के अच्छे चांस थे कि एंट्रेंस पर ट्रैप्स लगे हों, इसलिए उन्हें साइड वॉल से अंदर घुसना पड़ा। बेला को लगा कि क्या ये वाकई ठीक है। प्रोफेसर एरियल ने जवाब दिया कि अकेडमी की ऑथराइज्ड लैब में घुसना पहले से ही एक क्राइम है, तो सब ठीक है। उन्होंने उनसे कहा कि अगर उनका मन बदल जाए तो वो वापस जा सकते हैं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार थीं। उससे पहले उसने प्रोफेसर एरियल से पूछा कि क्या वो पक्का ऐसा करना चाहती हैं, क्योंकि वो उसके जैसे किसी के लिए ये सब कर रही हैं। ग्रे ने उसे बताया कि वो गलत थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट रोकना दुनिया की भलाई के लिए था। अगर वो नहीं रोकते तो अनगिनत लोग मारे जाते, और तो और पूरी दुनिया दांव पर लग जाती। बेला ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। प्रोफेसर एरियल ने कहा कि ग्रे जो कह रहा है वो हो सकता है, पर वो इस बात से सहमत थीं कि उसे रोकना ही होगा। उन्होंने बेला को ज़्यादा फिक्र न करने को कहा। उन्होंने साफ किया कि वो उसकी वजह से अपनी जान दांव पर नहीं लगा रहे हैं। फिर वो आगे बढ़े। हमारी वाइफू प्रोफेसर ने तुरंत बहुत सारे मैजिक सर्कल समन किए। उन्होंने लैबोरेटरी पर हमला किया और दीवार को गिरा दिया। ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। ग्रे को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप था। अब जब दीवार में छेद हो गया था, वो अंदर गए। जो ग्रे ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वो एक अंधेरा रास्ता था जिसके किनारे सेल्स बने हुए थे, और वहां ऐसे लोग थे जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे और दीवार से चेन्स में बंधे थे। कुछ के शरीर से खून बह रहा था क्योंकि उनके अंग कटे हुए थे। ये सब देखकर ही प्रोफेसर एरियल समझ गईं कि उन्हें सबूत ढूंढने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वहां ऐसे बहुत सारे लोग थे। सिर्फ एक नज़र ही प्रोफेसर एरियल के लिए काफ़ी थी 14 फॉरबिडन स्पेल्स देखने के लिए, जो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंसेस थे। बिना परमिशन के ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस का जिक्र करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। वो भी उतना ही गंभीर ऑफेंस था। जब वो घूम रहे थे तभी किसी चीज़ ने उनका ध्यान खींचा। वो एक तरह की ऑल्टर थी। बेला ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनका प्लान सबूत लेकर निकलना था, पर उसने पूछा कि क्या उन्हें फंसे हुए लोगों को भी बचाना चाहिए। ग्रे ने जवाब दिया कि उन्हें वहां ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वेरियन वापस आ सकता है। तभी किसी ने उसके पीछे से बात की और पूछा कि क्या उसने उसे बुलाया है। प्रोफेसर एरियल ने पूछा कि उसकी कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ। वो वेरियन था। सब हैरान थे कि वो वहाँ है। उसने जवाब दिया कि उसने अपनी जगह एक डबल को वहाँ भेज दिया था, क्योंकि उसे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना था। प्रोफेसर एरियल ने उस इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि उसे कुछ फ्रेश मटेरियल्स मिले हैं और वो उन्हें फ्रेश रहते हुए ही इस्तेमाल करना चाहता था। वो उन लाशों की बात कर रहा था जो एक सेल में लटकी हुई थीं, लेकिन उसने अपना प्लान बदल दिया था। ये सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसे वैसे भी आम इंसान से ज़्यादा मैजिक पोटेंशियल वाले मटेरियल्स चाहिए थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें उसके एक्सपेरिमेंट्स की खबर कैसे लगी, पर उसे यकीन था कि उन्होंने किसी को नहीं बताया होगा कि वो यहाँ आ रहे हैं। इसलिए अगर वो सब अचानक गायब हो गए तो किसी को उस पर शक नहीं होगा। प्रोफेसर एरियल समझ गईं कि वो उन्हें लैब रैट्स की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। वेरियन ने उन्हें रिलैक्स करने को कहा और कहा कि उनका बलिदान मैजिक की सीमाओं को और आगे बढ़ाएगा, और चूंकि वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, वो उनका बेहतरीन इस्तेमाल करेगा। तभी एक बड़े फायरबॉल ने उस पर हमला किया। उससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। यहाँ तक कि प्रोफेसर एरियल को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। बेला ने हमला किया था। उन्होंने धुआं हटते हुए देखा और पाया कि वेरियन को एक खरोंच तक नहीं आई थी और वो मज़े ले रहा था। उसने कहा कि डिवाइन आई एरियल ने अभी भी अपनी धार नहीं खोई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बेला जैसी स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट इतनी एक्सेप्शनल टैलेंट होगी। इससे उसने दूसरे डिवाइन आई रिक्रूट्स को भी देखने के बारे में सोचा। उसने कहा कि बेला की इस छोटी सी हरकत से वो बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं है। एक एकेडमी स्टूडेंट का प्रोफेसर को मारने की कोशिश करना अजीब है। बेला ने जवाब दिया कि मरने से बेहतर मारना है। हालांकि वो अपना मौका चूक गई थी। प्रोफेसर एरियल ने उन्हें पीछे हटने को कहा। उनके पास पहले से ही सबूत थे, तो बाकी काम एकेडमी संभाल सकती थी। लेकिन जाहिर है वेरियन उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उसने उनकी तरफ काली लपटों वाला एक डार्क और भी छोड़ा। वो बेला को लगने ही वाला था। शुक्र है प्रोफेसर एरियल ने उसे ब्लॉक कर दिया, पर बेला उनके लिए फिक्रमंद हो गई। वेरियन ने उसे बताया कि ये बेकार है, क्योंकि ये उसकी रिसर्च के फलों में से एक था, ग्लटनी फ्लेम। ये ऐसी आग है जो डिफेंसिव मैजिक को खा जाती है और उसे फ्यूल में बदल देती है। तो थियोरी के मुताबिक इसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इसकी कमी बस ये थी कि इसे कॉन्ज्योर करने में थोड़ा रेयर मटेरियल लगता है। इसने प्रोफेसर एरियल के मैजिक बैरियर को तोड़ दिया था। वो कराह उठीं
और उन्होंने अपनी आंखें एक्टिवेट की और बैरियर की एक और परत लगा दी। जैसे ही पहली टूटी दूसरी तैयार थी, पर ग्लटनी फ्लेम के संपर्क में आते ही उसमें भी दरारें आ गईं। उन्होंने बेला को स्पेल मेमोरी पाउच ग्रे को देने का इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने बताया कि अगर हीथकोट इसे देखेगा तो वो जान जाएगा कि क्या करना है। बेला ने अपनी स्टाफ से ज़मीन थपथपाई और एक चौड़ा बैरियर बना दिया। प्रोफेसर कंफ्यूज्ड थीं कि वो क्या कर रही है और उसे जल्दी जाने को कहा। पर बेला ने देखा कि प्रोफेसर का बैरियर टूट रहा है, तो उसने कहा कि इसे वो संभाल लेगी। प्रोफेसर एरियल ने उन्हें आने से पहले का वादा याद दिलाया कि जब कुछ गलत हो तो अपनी जान पहले रखनी है। वो बता सकती थीं कि वैरियन का मैजिक अननेचुरल था, इसलिए डिफेंस स्पेल्स उसे नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने उन्हें बताया कि वो उनके लिए कुछ वक्त खरीद लेंगी, पर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाईं क्योंकि उनका बैरियर टूट गया। वो घबरा गईं, पर बेला ने उन्हें यकीन दिलाया कि सब ठीक है। फिर बेला का मैजिक ग्लटनी फ्लेम से टकराया। उसने उन्हें बचाते हुए कहा कि उसका स्पेल इतना भी स्ट्रांग नहीं था। इसे बस थोड़े अलग तरह के डिफेंस मैजिक की ज़रूरत थी। वैरियन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि ग्लटनी फ्लेम्स का काउंटर मैजिक सिर्फ उन्हें ही पता था। उसने पूछा कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। उसने जवाब दिया कि किसी ने उसे एक नई थ्योरी सिखाई है और उसके साथ ये स्पेल बहुत आसान था। वो इसे मान नहीं पा रहा था। वो बहुत गुस्से में था। उसने पूछा कि वो कौन था। उसे लगा कि वो कोई ट्रेटर है। उसने उससे कहा कि अगर वो बता देगी कि वो कौन था तो वो उसे एक आसान मौत देगा। उसने उससे पूछा कि क्या वो जानना चाहता है कि उसे किसने सिखाया। वो उस पर मुस्कुराई और जवाब दिया कि ये एक सीक्रेट है। उसने हिंट दिया कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स का ही एक स्टूडेंट था। ग्रे ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, और सच तो ये था कि उसने बस अपनी थियोरी के टुकड़ों को आपस में जोड़ लिया था। जब वेरियन को लगा कि उसने उसकी बात का सीरियस जवाब नहीं दिया, तो गुस्से में उसकी नसें फूल गईं। उसने एक रेड क्रिस्टल निकाला और उनसे कहा कि वो सब जिंदा जल जाएंगे। उसने अपनी मुट्ठी में उस क्रिस्टल को कुचल दिया और उसमें से सोल्स बाहर निकलने लगीं। वो सब उड़कर उनकी तरफ आने लगीं। ये एक बहुत ही पावरफुल डार्क मैजिक था जिसने उन सबको घेर लिया। ग्रे को चिंता हुई कि क्या बेला ठीक है। उसने जवाब दिया कि उसका बैरियर अभी भी टिका हुआ है, लेकिन वैरियन जानता था कि उसके माना रिजर्व्स ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। उसकी रिजर्व्स को देखते हुए उसने अंदाज़ा लगाया कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 मिनट है। बेला ने प्रोफेसर एरियल से कहा कि वो उस पर अटैक करें, क्योंकि वो खुद डिफेंस में बिजी थी। प्रोफेसर ने उसकी बात मान ली। प्रोफेसर एरियल की आंखें चमकने लगीं और उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहां आग की लपटें थोड़ी कमज़ोर थीं। उन्होंने बैरियर के बाहर माना प्रोजेक्ट किया। उन्होंने पहले इसे टेस्ट किया और धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई। फिर उन्होंने अपनी लाइट यानी लाइटनिंग मैजिक को रिलीज़ किया। वो बिजली चाकुओं की तरह बाहर निकली, लेकिन आखिरकार वो ख़त्म हो गई। वेरियन ने नोटिस किया कि वो काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने उनसे कहा कि उनका अटैक उस तक पहुंच भी नहीं सकता। प्रोफेसर एरियल एक बड़ी मुश्किल में फंस गई थीं। ग्रे को याद आया कि उनकी ऑफेंसिव मैजिक स्टाफ में सबसे कमज़ोर थी और उन आग की लपटों की क्वालिटी की वजह से उसने उनके स्पेल्स को सोख लिया होगा। बेला ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसर एरियल ने याद दिलाया कि यही वजह थी कि उन्होंने उन्हें पहले ही भाग जाने को कहा था। ग्रे आगे बढ़ा और उनसे कहा कि ये सब उस पर छोड़ दें। बेला ने उससे पूछा कि उसका प्लान क्या है। साफ था कि उसकी सोड वहां से वेरियन तक नहीं पहुंच सकती थी, पर उसे पूरा यकीन था कि वो पहुंच जाएगी। प्रोफेसर एरियल ने उससे पूछा कि क्या वो श्योर है। अगर उसने उस पावर का फिर से इस्तेमाल किया तो वो मर भी सकता है, और अगर वो जिंदा बच भी गया तो उसका ठीक होता हुआ हाथ शायद कभी रिकवर न हो पाए। उसने जवाब दिया कि तीनों के मरने से बेहतर है कि वो अकेला मर जाए। उसने अपना कॉम्बैट स्टांस लिया। वैरियन ने उन लोगों की तरफ से एक रेड लाइट आती हुई देखी, जबकि वो काले फ्लेम से ढके हुए थे। फिर उसने देखा कि ग्रे बाहर कूदा। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसका सिर हवा में उछल गया और खून के फव्वारे छूटने लगे। ग्रे एक सीरियस चेहरे के साथ उसे देख रहा था। उसके अटैक के बाद वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बेला हक्का बक्का रह गई। वेरियन का बिना सिर वाला शरीर नीचे गिर गया और उसका सिर लुढ़क गया। प्रोफेसर एरियल शॉक रह गईं, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी आंखों से वो असली नज़ारा देखा था। ये सच में अमेजिंग था। बेला ने देखा कि ऊपर से मलबा गिर रहा है। छत टूटने लगी थी। प्रोफेसर एरियल ने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया ताकि मलबा उन पर न गिरे। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो उनकी उम्मीद से कहीं बढ़कर था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। ग्रे ने अपनी सॉर्ड नीचे गिरा दी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने जवाब दिया कि उसके डोमिनेंट हैंड में थोड़ा दर्द है और वो सुन्न भी हो गया है, लेकिन वो उसे अभी भी हिला पा रहा था। उसने दूसरे हाथ से अपनी सॉर्ड उठाई।
उसे देखकर प्रोफेसर समझ गई कि उसकी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स दिख रहे हैं। वो उनसे सहमत था। वो जानता था कि अगर वो गांव वाला पुराना ग्रे होता जिसने इसका इस्तेमाल किया होता तो वो कई दिनों तक बेहोश रहता और जागने पर अपने हाथ तक नहीं हिला पाता। अब बस उसे हाथ में दर्द हो रहा था। ये काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट था। उसे एहसास हुआ कि उसकी ट्रेनिंग वाकई काम आई। जब वो अपनी सोच में खोया हुआ था, प्रोफेसर एरियल उसे गौर से देख रही थीं। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से ही वो आज जिंदा हैं। उन्हें इस बात का भी दुख था कि उसे उस पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने उनसे कहा कि वो इसकी फिक्र न करें। वैसे भी वो ही था जिसने सबसे पहले वैरियन को रोकने की जिद की थी। फिर भी उन्होंने उसे फिर से थैंक यू कहा। लेकिन उन्होंने उससे ये भी रिक्वेस्ट की कि अगर हो सके तो वो कुछ समय तक उस पावर का इस्तेमाल ना करे, वरना डैमेज ऐसा होगा जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। वो बहुत फिक्रमंद दिख रही थीं। इस बात ने उसे थोड़ा चौंका दिया। उसने इसके बारे में सोचा और बस इतना कहा कि वो समझ गया है। फिर बेला ने उसका ध्यान खींचा। उसने पूछा कि क्या वो मैजिक था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐधर महसूस नहीं हुआ। वो कंफ्यूज थी क्योंकि इतनी बड़ी पावर को सिर्फ मैजिक कहना इम्पॉसिबल था। प्रोफेसर आरियल ने उससे पोलाइटली कहा कि वो इस मामले में और ज़्यादा पूछताछ न करे, और उसे जो कुछ भी उसने देखा उसके बारे में एक शब्द भी बोलने की इजाज़त नहीं थी। उसने पूछा क्यों, पर प्रोफेसर ने कहा कि वो इसका वादा नहीं कर सकती। उन्हें मजबूरन उसकी मेमोरीज इरेज करनी पड़ेंगी। बेला ने कहा कि वो समझ गई और उसने एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। प्रोफेसर एरियल एग्री हो गई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसके बाद ग्रे ने पूछा कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उसे उन एक्सपेरिमेंट्स की चिंता थी, लेकिन वो पहले उन लोगों की मदद करना चाहता था। उसने चेक किया और वो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें मैजिक से सुला दिया गया हो। प्रोफेसर एरियल ने जवाब दिया कि भले ही वो लोग खतरे में ना हों, पर सेफ रहने के लिए उन्हें एकेडमी की मेडिकल फैसिलिटीज़ में ले जाना ही बेस्ट होगा। उन्होंने अपनी उंगली चटकाई। पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से चमक उठा और वो सभी लोग उस रोशनी से कवर हो गए। ये किसी भी बाहरी खतरे से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन था। और जब ये काम हो गया तो उन्होंने उन्हें आगे की जांच करने के लिए बुलाया। उस जगह पर दोबारा नज़र डालते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये कितना पागलपन था। जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी वहाँ इलीगल एक्सपेरिमेंटेशंस किए जा रहे थे। उनमें से लगभग सभी में मैजिक कैटलिस्ट बनाने या इंसान की जादुई काबिलियत बढ़ाने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस का इस्तेमाल हो रहा था। उन्हें लिक्विडेटर से जुड़ा कोई एक्सपेरिमेंट वहाँ नहीं दिखा, जिससे उन्हें लगा कि वो किसी दूसरी फैसिलिटी में रखा गया होगा। ग्रे को ये अजीब लगा। ये वही जगह थी जहाँ उसके रिग्रेशन से पहले एक एक्सीडेंट में हज़ारों लोग मारे गए थे। उसने सोचा कि सिर्फ एक मैजिकल कैटलिस्ट बनाने से इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तभी उसे याद आया कि उसके पिछले संसार में उन लोगों को जिस चीज़ ने मारा था वो ज़मीन से निकलने वाला एक मियास्मा यानी जहरीली गैस थी। प्रोफेसर एरियल ने उसका चेहरा देखा और पूछा कि क्या बात है। बेला ने भी उसे चेक किया। उसे शक हुआ कि उस जगह के नीचे कुछ है। उसने सुझाव दिया कि वहाँ नीचे जाने के लिए हिडन पैसेजेस हो सकते हैं। प्रोफेसर एरियल ने चारों ओर देखा। फर्श पर खून के धब्बे थे और धूल थी, लेकिन कोई गुप्त रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपनी खास आंख से कुछ देखा। वो उसके पास गईं। उन्होंने नीचे झुककर जमीन की जांच की। वो बहुत हल्का था, लेकिन उन्हें उस इलाके में शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक के निशान मिले। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ टेलीपोर्टेशन मैजिक से ही पहुंचा जा सकता है। उन निशानों के आधार पर टेलीपोर्टेशन का डिस्टेंस लगभग 300 मीटर था। वो बता सकती थीं कि वहां कुछ तो है। ग्रे ने पूछा कि क्या वो वहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो खुद भी एक शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्होंने ट्राई किया। जमीन पर एक मैजिक सर्कल बन गया। अगर वहां कुछ नहीं होता तो गेट का दूसरा सिरा सिर्फ मिट्टी में खुलता। गेट खुला। वो सब जो देख रहे थे उसे देखकर हैरान रह गए। वो एक बहुत बड़ा इलाका था जिसमें कई इमारतें थीं, बिल्कुल एक शहर की तरह। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस फैसिलिटी के नीचे इतनी बड़ी जगह होगी। बेला को हर तरफ से ईथर का ज़बरदस्त आउटपुट महसूस हो रहा था, खासकर उस बिल्डिंग से जिसकी तरफ उसने इशारा किया। वो एक सिंपल गोल ढांचा था। प्रोफेसर एरियल ने देखा कि वो सिर्फ एथर नहीं था, बल्कि वहाँ एक अलग तरह की पावर थी जो मैजिक से बिल्कुल अलग थी और वहाँ से बाहर निकल रही थी। लेकिन वो उनकी देखी हुई किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। ग्रे को थोड़ा अंदाज़ा था कि वो पावर क्या थी। प्रोफेसर एरियल ने इसे कन्फर्म किया। ये लिक्विडेटर की पावर थी। प्रोफेसर एरियल, ग्रे और बेला उस बिल्डिंग के अंदर गए और उन्हें एक खाली गैलरी मिली जिसमें सिर्फ एक दरवाज़ा था। उन्होंने कन्फर्म किया कि पावर वहीं से आ रही है, लेकिन उस वक्त वहाँ लिक्विडेटर का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर उन्होंने उसे खोला, जिससे बेला डर गई कि कहीं वो कोई गड़बड़ न कर दें। उन्होंने उसे रिलैक्स रहने को कहा, क्योंकि उस दरवाजे में खुद कोई पावर नहीं थी। उसे बस एक रस्म के लिए सिंबल की तरह रखा गया था।
पावर दरवाजे में नहीं थी, बल्कि उसके आसपास लगे मैजिक रिग्स में थी। अचानक वे मैजिक रिग्स चमकने लगे, जबकि प्रोफेसर एरियल उनके सेंटर में खड़ी थीं। ग्रे ने पूछा कि क्या हुआ। उसे लगा कि वो लिक्विडेटर को बुलाने की कोशिश कर रही हैं। बेला बता सकती थी कि वो मैजिक बहुत डेंजरस था, इसलिए उसने उसे तुरंत बंद करने की सलाह दी। लेकिन प्रोफेसर एरियल ने उन्हें जल्दबाजी न करने को कहा। उनकी प्रिडिक्शन कह रही थी कि ये सेटअप असल में लिक्विडेटर को नहीं बुला सकता। दरवाजे में दरारें आ गईं और दूसरी तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। ग्रे डर गया कि कहीं स्पेस फट तो नहीं रहा। बेला ने प्रोफेसर को आवाज़ दी और धीरे धीरे मैजिक शांत हो गया। वो दोनों कंफ्यूज थे, लेकिन ये वैसा ही था जैसा प्रोफेसर ने उम्मीद की थी। उन्होंने कन्फर्म किया कि वो मशीनें लिक्विडेटर को बुलाने के लिए नहीं थीं। उन्होंने बस उस जगह की तरफ एक छोटा सा छेद किया था जहां वो मौजूद है। फिर वो वहां से रिसने वाली पावर को इकट्ठा करते हैं। उस पावर को क्रिस्टलाइज करने के लिए उन्होंने शायद इंसानी जानों का इस्तेमाल किया था। वो बता सकती थीं कि अब तक 10 सोल्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन प्रोसेस में शायद और भी कुर्बानियां दी गई होंगी। उनका अंदाज़ा था कि ऊपर जो लोग उन्होंने देखे थे, उनमें से ज़्यादातर को रॉ मटेरियल के तौर पर लाया गया था। बेला ने पूछा कि वो सिर्फ पावर इकट्ठा करने के लिए इतना आगे क्यों जाएंगे। वो सोच रही थी कि वो इसके साथ क्या करना चाहते हैं। वारियन ने लड़ाई में जिस काली आग का इस्तेमाल किया था, वो शायद उसी क्रिस्टल से बढ़ाई गई थी, और वो क्रिस्टल इसे प्रोसेस करने के बाद निकला एक बाय प्रोडक्ट था। वो ये भी जानती थी कि ये कैटलिस्ट सिर्फ आग तक ही सीमित नहीं होगा। अगर वो इस चीज़ का मास प्रोडक्शन करते हैं तो कोई नहीं जानता कि उनका असली प्लान क्या है। दरवाजे की दरारें गायब हो रही थीं। ग्रे ने पूछा कि क्या वैरियन वाकई लिक्विडेटर को बुलाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर एरियल को अंदाज़ा नहीं था कि वो कोशिश नहीं किया या वो बस कर नहीं पाया। उन्होंने मैजिक रिग्स की जांच की और पाया कि उन्हें उनकी लिमिट्स तक धकेला गया था। हो सकता है कि वो सिर्फ इतना ही सेटअप कर पाए हों। बेला ने आसपास देखा और माना कि ये उपकरण बहुत कीमती थे। उसने इतनी सटीक और हाई आउटपुट वाली स्पेशल वॉप मैजिक पहले कभी नहीं देखी थी। प्रोफेसर एरियल सहमत हुई और बताया कि इनमें से एक को बनाने में एक देश के बजट जितना खर्चा आएगा। लेकिन यहाँ 8 मशीनें देखकर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया। बेला ने अंदाज़ा लगाया कि वो डिस्गार एम्पायर है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भले ही दुनिया के सबसे बड़े देश हों, पर उनके पास शायद इसे बनाने के लिए मैजिकल रिसर्च रिसोर्सेज नहीं होंगे। बेला ने पूछा, फिर वो कौन हो सकता है? प्रोफेसर एरियल ने एक ऐसे ग्रुप के बारे में सोचा जिसकी मैजिकल रिसर्च साम्राज्य से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। ग्रे समझ गया कि वो वर्ल्ड यूनियन एकेडमी होगी। बेला थोड़ी कंफ्यूज थी। प्रोफेसर एरियल ने कहा कि वो सही कह रहा है। कोई दूसरा रिसर्च ग्रुप इतने बड़े लेवल और बजट को नहीं संभाल सकता। उनके बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जिसे बेला ने ये पूछकर तोड़ा कि क्या वाकई एकेडमी इसके पीछे है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी का काम दुनिया को खतरों से बचाना था। प्रोफेसर एरियल समझ सकती थी कि वो यकीन क्यों नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें कोई और ग्रुप भी नहीं दिख रहा था जो वो सब कर सके। ग्रे ने तर्क दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एकेडमी ही उनकी दुश्मन है। उसे यकीन है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग उनके साथ होंगे, क्योंकि उसके रिग्रेशन से पहले एकेडमी की टॉप फोर्स ही सबसे आगे लड़ रही थी।